हेलो एवरीवन। मिस्री के मिठास भरी वांक्षण दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांक्षण लव फॉरएवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिस्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांक्षण की एक न्यू स्टोरी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। हाँ, ये जो स्टोरी है वांक्षण फैंटेसी फिस्ट जो चल रहा है ना, उसकी ये स्टोरी है। और इस बार की जो टॉपिक है ना वो है नॉन लाइनर और बेड कस्टम। मैंने दोनों ही टॉपिक यूज किए हैं। मैं लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। ऐसी स्टोरी जहाँ पे तो मासूम से ओमेगा ये थी। उनकी जिंदगी उनके ही अपनों ने इस तरीके से बर्बाद कर दी। शायद वो अब सुनोगे आपका दिल भी रोने लगेगा। उसके ही परिवार ने इन दोनों ओमेगाओं को नर्क की यातना भुगतने के लिए बेच दिया था। इन दोनों को ऐसा लग रहा था शायद शायद जिंदगी मुझसे भी बदतर की है। पर ऐसा क्या हुआ था? वो ओमेगाई खुद को गले लगाना चाहती थी। वो ओमेगाई मरना चाहती थी। भी ओमेगाओं की जिंदगी में और कैसे आया कि जिंदगी में उम्मीद की रोशनी कैसे जग गई? क्या हुआ था ऐसा? चलो अब हम लोग चलते हैं कहानी के सफर में। हम एक मेंशन का सीन देखते हैं। दो नहीं तीन बच्चे थे। दो अल्फा और एक ओमेगा। वो सभी बच्चे करीबन एक जैसे ही उम्र के लग रहे थे। और वो बच्चे अभी स्कूल यूनिफॉर्म में थे और अपने कंधों पे स्कूल बैग को मानो किसी बोझ की तरह लेके आ रहे हो वैसा लग रहा था। वो बच्चे आपस में किसी बात के लेके बहस कर रहे थे। वो बच्चे बहुत ही सीरियस हो वैसा लग रहा था। एक अल्फा था, वो कहता है नहीं ऐसा ही होता था, हमारी टीचर ने आज कहा है। दूसरा था, वो कहता है पता नहीं लोग इतने बुरे क्यों होते हैं। तो एक लड़की जो थी वो ओमेगा थी, वो बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए और बहुत ही इमोशनल होते हुए कहती है गग्गा क्या आपको भी लगता है ओमेगा होना बुरी बात है? क्या आपको लगता है? अभी उन सब की ये बात कोई और ओमेगा भी सुन रहा था जो वही हॉल में बैठा हुआ था। शायद इन बच्चों के इंतजार में था। वो इन बच्चों को इस तरीके से किसी बात पे बात करते हुए देख के उन बच्चों को अपनी ओर बुलाते हुए कहता है बच्चों क्या हुआ? किस बारे में बात हो रही है और इतने सीरियस क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तभी वो तीनों बच्चे भाग के अपनी माँ और छोटी माँ के पास चले जाते हैं। वो दोनों अल्फा थे, उसकी वो माँ थी और जो वो लड़की ओमेगा थी उसकी ये छोटी माँ थी। वो लड़की ओमेगा तुरंत ही अपनी चाची यानी कि छोटी माँ की गोद में बैठते हुए और उनको बहुत प्यार से सवाल पूछते हुए कहती है माँ, छोटी माँ क्या बताओ ना। तब वो ओमेगा थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहता है क्या बताऊँ, इस बारे में बात हो रही है बच्चों। तब उनके दो अल्फा बेटे थे, वो कहते हैं माँ आज हमारी टीचर ने बताया कि पहले के जमाने में ओमेगाओं के साथ क्या होता था, कैसे बेड कस्टम थे और कैसे अल्फाज ओमेगा को ट्रीट करते थे और कैसे ओमेगा को कोई इंसान नहीं बल्कि एक टूल माना जाता था। क्या सच में ये सच है? क्या माँ सच था? क्या आप जानती हो इस बारे में? क्या सच में ओमेगाओं के साथ ऐसा होता था? और वो छोटी ओमेगा कहती है बताओ ना माँ, छोटी माँ बताओ ना, क्या ओमेगा होना बुरी बात है? क्या ओमेगा की कोई जिंदगी नहीं है? क्या ओमेगा सच में एक टूल है? ये सुनने के साथ ही जो ओमेगा अभी मुस्कुराते हुए उन बच्चों के साथ बातें कर रहा था, उस ओमेगा की आंखों में नमी आ चुकी थी।
और वहां पे एक सन्नाटा प्रसर चुका था। उन बच्चों की बात सुनने के साथ ही उस मेंशन में सन्नाटा प्रसर चुका था। अभी जो मेंशन उन बच्चों की किलकारियों की वजह से, उन बच्चों की बातों की वजह से गूंज रहा था, उस हवाओं में हैप्पीनेस थी। तुरंत ही उस हवाओं में डर का माहौल बहने लगा था। एक ऐसा डर, एक ऐसा खौफ, मानो कि कुछ बहुत बुरा हुआ था, कुछ बहुत बड़ा हुआ था। एक इसी ओमेगा की जिंदगी में नहीं, पर बल्कि पीछे जो ओमेगा किचन से भी आ रहा था, उसने जब अपनी अपनी खुद की बेटी के मुंह से ये सुना कि ओमेगा होना क्या गलत है, ओमेगा क्या एक टूल है, ओमेगा क्या सच में ऐसी जिंदगी जीता था, क्या अभी भी जीता है, ये सुनने के साथ ही उस ओमेगा के कदम लड़खड़ाने लगे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो अभी किचन से बाहर ही आ रहा था। उसके हाथों में बर्तन थे। उसके हाथ इस तरीके से कपकपा रहे थे मानो अभी ही वो सारे बर्तन नीचे गिर जाएंगे, वो सारा खाना नीचे गिर जाएगा। और उस हॉल से थोड़े से दूर पे एक बूढ़ा कपल बैठा हुआ था, जो शायद उन बच्चों के दादा दादी थे। उनके हाथ भी रुक चुके थे, वो भी क्षण हो चुके थे और वो भी कुछ यादों में बहने लगे थे। और उन सभी बच्चों के अल्फा पिता जो थे, वो बाहर से आ रहे थे और उन्होंने जब ये सुना तो वो भी अपनी ओमेगा की ओर देखने लगे थे। अपनी ओमेगाओं का दर्द मानो उनको दिख रहा हो, उनको महसूस हो रहा हो, वैसा लग रहा था। वो खुद पैनिक हो चुके थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनके बच्चों ने अनजाने में ही सही, पर कुछ ऐसा उनकी ओमेगाओं को याद दिला दिया है, जिसको भुलाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। तुरंत ही एक ओमेगा जो पीछे किचन के पास से आ रहा ओमेगा था, जो भी गिरने वाला था, उससे एक अल्फा थाम लेता है और दूसरा ओमेगा जो भी स्टेचू बन चुका था, जो भी स्टॉप हो चुका था, एक ऐसे भंवर में खो चुका था जहां पे उसके आगे एक ऐसा अतीत था, एक ऐसा डर था जिससे वो बड़ी मुश्किल से बाहर आया था। उस डर के भंवर में मानो उसे कोई खींच रहा हो, उसे कोई वापस ले रहा हो, वैसा उसे लग रहा था। और उसे संभालने के लिए उसका अल्फा उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उसकी आंखों में देखते हुए आंखों से ही कहता है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम डरो मत। और उस ओमेगा बहुत ही लाचारी के साथ, बहुत ही बेबसी के साथ और बहुत पेन में अपना अल्फा की ओर देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरा ओमेगा जो गिरने वाला था, उसे एक सेफ और एक सिक्योर फीलिंग देते हुए उसका अल्फा उसे कहता है, तुम मत डरो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, कोई तुम्हें हार्म नहीं करेगा, मैं हूं तुम्हारे पास, तुम मत डरो। और इसी के साथ ही उन दोनों की अतीत की गहराइयों में हम सब लोग भी चले जाते हैं। एक ऐसी गहराई, एक ऐसा काला साया, एक ऐसा अतीत जहाँ पे ये दो मासूम सी ओमेगाए जो अभी इतनी हैप्पी जिंदगी जी रही थी, इतनी खुश थी अपने बच्चों को इस तरीके से बातें करते हुए देख के, पर एक छोटी सी ही बात ने उन बच्चों को एक ऐसा खौफनाक अतीत, एक ऐसा खौफनाक साया, जिसे याद करने के साथ ही वो ओमेगाओं के दिल और उनकी रूह दोनों ही डर चुके थे। इस तरीके से डर चुके थे जहाँ पे उनकी ओमेगा स्मेल भी डर के साये में आ चुकी थी। क्या हुआ था ऐसा, इसने किया था ऐसा, और वो दोनों में का है कौन, और वो अल्फाज कौन है, कैसे उन दोनों ओमेगाओं को बचाया गया था, कैसे उन दोनों ओमेगाओं की जिंदगी में प्यार के फूल खिलाए गए थे। चलो हम देखते हैं उन दोनों के अतीत को। एक करीबन 12-13 साल का ओमेगा था, मासूम सा ओमेगा, बहुत बहुत खूबसूरत सा ओमेगा।
था तो बहुत मामूली घर का ओमेगा, बहुत गरीब घर का ओमेगा, जहाँ पे 2 वक़्त का खाना भी बहुत नसीबों से होता था। उसे ऐसा लगता था उसके माँ-बाप उसे सब कुछ दिला सकते हैं। उसके माँ-बाप उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके सारे सपने पढ़ाई को लेके, उसके अपने करियर को लेके जो भी है वो सब उसके माँ-बाप उसके पूरा भी कर देंगे। शायद ऐसा ही हुआ होगा अब तक, पर उसे नहीं पता था कि उसके माँ-बाप के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। अभी वो ओमेगा पढ़ाई कर रहा था, बहुत हैप्पी होते हुए पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही हैप्पीली अपनी माँ से कह रहा था, माँ तुम जानती हो इस बार कि मेरी एग्जाम में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जिस वजह से मेरी जो टीचर है वो कह रही थी कि अपनी माँ को बुला के लाना और वो तुम्हारा सम्मान करवाना चाहती थी। उसकी माँ उसे कहती है, ये सारी फिजूल बातें छोड़ दो, अभी तुम्हें पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही वो ओमेगा अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, माँ क्या कह रही हो? अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं करूँगा क्या? तुम जानती तो हो ना मुझे पढ़ाई करना कितना पसंद है। तब उसकी माँ उसकी ओर गुस्से से घूरते हुए कहती है, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं, हम तुम्हें रखने ही वाले नहीं है। तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ देने वाले हैं, तुम्हें बेच देने वाले हैं। ये सुनने के साथ ही वो ओमेगा स्टॉप हो चुका था, जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था और वो अपने सिर उठा के अपनी माँ की ओर देख रहा था। उसकी माँ अभी कुछ खाना बना रही हो वैसा कुछ कर रही थी। वो अपनी माँ को कहता है, माँ मजाक बहुत अच्छा है पर ऐसा मजाक मत करो, मुझे इससे डर लग रहा है। तब उसकी माँ कहती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, यह हकीकत है और ऐसा ही होने वाला है। तब वो ओमेगा हंस के उस बात को टाल देती है। उस छोटी ओमेगा को ऐसा ही लग रहा था शायद उसकी माँ मजाक कर रही है, शायद उसकी माँ उसे डरा रही है, शायद उसकी माँ को उसकी पढ़ाई करना पसंद नहीं है इसीलिए वो ऐसा कह रही है। पर उसे नहीं पता था ये हकीकत थी। उसे तो सिर्फ हकीकत से रूबरू करवाया जा रहा था, उसे तो सिर्फ मेंटली प्रिपेयर करवाया जा रहा था। पर वो मासूम सा ओमेगा इस बात को समझा ही नहीं और वो अपनी ही धुन में फिर से जीने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही पसार हो चुके थे। उसे नहीं लगा था कि उसके माँ बाप उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाबा आज उसे कह रहे थे, बेटा विंग चलो मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने ले जाता हूँ। तब उसके बाबा की बात सुन के विंग, हाँ वो हमारा विंग ही था, विंग हंसते हुए कहता है, सच्ची बाबा आप मुझे घुमाने ले जाओगे? पर तब उसके बाबा उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहते हैं, पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना हम तीनों आज घूमने जाएंगे तो हम तीनों आज घूमने ही जाएंगे, मैं तुम्हें बाहर शहर दिखाने ले जा रहा हूँ। ये सुनने के साथ ही विंग बहुत हैप्पी हो चुका था। विंग तुरंत ही कूदते फांदते अपने कपड़े बदलता है और अपने माँ बाबा के साथ उन दोनों के हाथ को, एक हाथ अपने माँ का एक हाथ अपने बाबा का पकड़ते हुए वहां से अपने घर से बाहर निकलता है, बिना ये जाने कि शायद इस घर में वो वापस कभी भी आ पाएगा, शायद उसके माँ बाप उसे कभी अपनाएंगे। उसे नहीं पता था उसके माँ बाप ने आज जो ये हाथ पकड़ा है वो शायद उसकी जिंदगी का आखिरी हाथ पकड़ना होगा। उसके माँ बाप उसे इस ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहाँ पे उसका हाथ थामने वाला कोई भी नहीं होगा। विंक बहुत एक्साइटेड था, बहुत हैप्पी था और उसने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया था। इधर घुमा उधर घुमा, ये खाया वो खाया, उसे लग रहा था मानो उसकी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन हो। उसे लग रहा था मानो उसके बाबा ने आज उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला के दे दी। पर उसे नहीं पता था ये तो एक तूफान से आने के पहले की जो हैप्पीनेस होती है वो है। जब कभी भी आपकी जिंदगी में बहुत हैप्पीनेस हो उसके बाद आपको तैयार रहना चाहिए उसके उस हैप्पीनेस से भी बड़े दुख को झेलने के लिए, क्योंकि संसार का यही नियम है।
हैप्पीनेस के बाद ही सैडनेस आती है और सुख के बाद ही दुख आता है। और विंग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। विंग अभी करीबन 13 साल का ही था। ओमेगा था, बहुत खूबसूरत ओमेगा था। उसे देखने वाला जो भी अल्फा हो वो तुरंत ही उस पर दिल हार जाए वैसा था। बहुत पतला दुबला सा था, फ्रजाइल सा था। पर उसके चेहरे की जो चमक थी, जो चार्म था, जो आंखों में एक जिंदगी जीने की जो उम्मीद होती है वो थी, वो बहुत ही तेज थी। उसकी आंखों में वो चमकती थी और वही आंखों की चमक कब उदासी में बदल गई पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद विंग की पूरी जिंदगी 90 डिग्री टर्न हो चुकी थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अभी जो विंग हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था अपने माँ बाबा के हाथ को पकड़ते हुए और झूलते हुए उन हाथों के साथ, बहुत ही हैप्पीली कह रहा था, बाबा ये कितना अच्छा है, बाबा मजा आ रहा है, बाबा सच में आज आपने बहुत 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 ही मुझे हैप्पीनेस दे दी, बाबा आप टू गुड बाबा हो, आपके जितना अच्छा बाबा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता बाबा, आप जितना प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता बाबा। माँ देखो ना, माँ देखो ये खाओ ना, माँ कितना अच्छा टेस्टी खाना है, माँ माँ बाबा माँ। जिसकी जुबान अपने माँ और बाबा की तारीफों से थक नहीं रही थी, जिसकी जुबान पे उसके माँ बाबा के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं था, जिन आंखों में अपने माँ बाबा के लिए बहुत प्यार था, जो उम्मीदें थी वो सारी टूट चुकी थी। अभी वो ओमेगा का हाथ उसके माँ बाबा के हाथों से छूट रहा था। कोई दूसरा इंसान था जो उसके हाथों को खींच रहा था और उसके माँ बाबा विंग के हाथों को अपने हाथों से जबरदस्ती अलग कर रहे थे। उसकी माँ उसको एक तमाचा लगाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, छोड़ दो तुम्हारे बाबा के हाथ को और जाओ यहाँ से, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। हम हमारे लिए तुम एक बोझ थे, एक ऐसा बोझ जिसे हम ढो रहे थे। हमें तुम्हारे बदले पैसे मिले हैं, हमने तुम्हें बेच दिया है, समझ में आया मेरी बातों को, बेच दिया है हमने तुम्हें। ये सुनने के साथ ही वो ओमेगा टूट चुका था। उसका दिल टूट चुका था, उसका दिल बिखर चुका था। उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बेबसी के साथ, उदासी के साथ अपने माँ बाबा का नाम एक बार लेता है, जो उसके माँ बाबा उससे पीछा छुड़वा के, उसे बेच के, उसे पैसे कमा के वहां से जा रहे थे। विंग लाचारी के साथ अपने माँ बाबा को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। वो जहाँ पे था वो अपने आसपास का नजारा देखता है। उसके आसपास कई सारी ओमेगाए थे, कई सारे अल्फा थे, जो अल्फा उस ओमेगाओं के साथ कुछ ना कुछ कर रहे थे, बहुत ही बुरी तरीके से उसे छू रहे थे और उसके कानों में कई सारी ओमेगाओं की आवाजें गूंज रही थी। वहां उसके सामने एक ओमेगा था जो बहुत ही बड़ी उम्र का था और वो उस चेयर पे बैठे हुए कहता है, उसके मुंह में एक जो पान होता है ना, वो ठुसा हुआ था सोपारी जैसा, और वो उसे चबाते हुए कहता है एक और ओमेगा, और ये ओमेगा तो बहुत खूबसूरत है, इसका तो मुझे बहुत तगड़ा वाला दाम मिलने वाला है। ओ ओमेगा बताओ कितनी उम्र के हो तुम। तब वो मासूम सा ओमेगा विंग रोते हुए, डरते हुए, अपने आप को अपने में समाते हुए, अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों से लेते हुए, अपने हाथों को अपने पैरों से बांधते हुए अपना सिर उस घुटनों में छुपा लेता है और वो बहुत ही रोने लगा था। इस एक ऐसा रुदन था जो आवाज में तो नहीं था पर आंसू बन के बह रहा था। वो ओमेगा को इस तरीके से देखते हुए
वो जो ओमेगा थी, जो उस कोठे की मालकिन थी, हाँ, विंग को कोठे पे बेचा गया था। उस कोठे की मालकिन तवायफ जो थी, वो विंग के पास आती है। पहले तो विंग के बालों पे बहुत प्यार से हाथ को सहलाती है और तुरंत ही विंग के बालों को कस के खींचती है और उसके सिर को उठाते हुए बहुत गुस्से से उसे कहती है, तुम अपने घर पे नहीं हो जो तुम मुझे जवाब ना दो। मैंने तुम्हें पूछा, मुझे जवाब चाहिए। तुम कितने साल के हो? ये सुनने के साथ ही विंग रोते हुए जहाँ बाल उसे खींचे थे उन बालों पे अपना हाथ लगाता है। वो दर्द के आवाज में कहता है, तेरह साल का हूँ, 13 साल का। तब वो ओमेगा गुस्से में विंग को धक्का देता है और विंग फर्श पे गिर जाता है। वो ओमेगा गुस्से से कहता है, उसके माँ बाप फ्रॉड निकले साले, मुझे समझ ही जाना चाहिए था। जो अपने खुद के ओमेगा को बेच सकता है, खुद के बच्चे को बेच सकता है, वो मुझसे झूठी कहेगा। तब उसके पास में खड़ा जो उसका सहकर्मी था, जो सहपाठी था, यानी कि जो कोठे को संभालने वाले लोग होते हैं ना, गुंडे जैसे, वो गुंडा कहता है, क्या मैं उसे पकड़ के पीट डालूं? क्या लेके आऊं उन दोनों अल्फा ओमेगाओं को? तब वो ओमेगा जो इस कोठे का मालकिन ओमेगा था, जिसका नाम लिनी था, लिनी कहती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये ओमेगा 13 साल का बेशक हो, पर दिखता 14 साल का है या फिर 15 साल का। मुझे इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। मुझे इसको बेचना है, इसकी बेचने की तैयारी की जाए। मुझे अपने पैसे वसूल करने हैं। वैसे भी ये ओमेगा बहुत चिकना है, इसके दाम तो बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। और वो उस ओमेगा के पास बैठता है, यानी कि विंग के पास बैठता है और विंग के जबड़े को पकड़ते हुए बहुत ही बुरी तरीके से दबाते हुए उसके होठों के नीचे जो मोल था उसे छूते हुए कहता है, वैसे बहुत खूबसूरत हो, मेरे पैसे वसूल जरूर होने वाले हैं। इसे अभी अंदर वाले रूम में कैद कर दो। और हाँ, ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कम उम्र का ओमेगा आया है। जानते हो ना, वो ओमेगाओं की रखवाली करने वाला वो लान वांगची, पता नहीं उसे कहाँ से टिप मिल जाती है और कैसे वो आधमकता है। मैं नहीं चाहता उस लान वांगची के हाथों में ये ओमेगा जाए। मैं इस ओमेगा को सच में बेचना चाहता हूँ और बहुत तगड़े दाम लेना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही उसके जो गुंडे अल्फा थे वो उस ओमेगा को उठाते हैं और बहुत ही गंदे तरीके से उसे छूते हुए कहते हैं, वैसे एक बार मजा तो लेने दो। तब वो कोठे वाली जो थी, यानी कि जो तवायफ थी लीनी, वो उस अल्फा को एक लात मारते हुए कहती है, छूना मत उसे, वो जैसी है वैसी ही रहना चाहिए, उसके ही दाम मिलने वाले हैं। जानते हो ना कैसे कैसे अल्फा होते हैं, सन की अल्फा, जिसे ऐसी ओमेगा बहुत पसंद आती है, किसी ने टच ना की हो ऐसी। और ऊपर से ये तो कम उम्र के ओमेगा ये है। और बहुत से दरिंदे अल्फा ऐसे होते हैं जो ऐसी ओमेगा को बहुत पसंद करते हैं। और मुझे ऐसे ही अल्फा चाहिए। मुझे लगता है इसका नीलामी करवाना चाहिए, इसका बहुत तगड़ा दाम लूटना चाहिए। ये सारी बातें सुनने के साथ ही विंग बहुत डर रहा था, बहुत। विंग को लग रहा था मानो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। और विंग रो रहा था। विंग के चेहरे पे विंग को एक ओमेगा जो वहां पे काम करती थी, वो ओमेगा घसीटते हुए एक अंदर वाले कमरे में ले जाती है और विंग को कैद कर दिया जाता है। विंग उस कमरे में जाने के साथ ही बहुत डर चुका था। बहुत छोटा सा कमरा था, मानो एक वॉशरूम जैसा, जो नॉर्मल घर के वॉशरूम होते हैं उतना छोटा। वहां पे सिर्फ एक बेड ही आ रहा था और वो बेड भी बहुत गंदा था। वहां पे कई सारे कॉन्डम के पैकेट गिरे हुए थे। उस कमरे में लाल रंग की रोशनी थी,
बहुत गंदा था, अजीब सी बदबू थी। और विंग ये सब कुछ देखते हुए डर रहा था। विंग रोते हुए कहता, नहीं नहीं, मुझे मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है। माँ, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आप वो बोझ था मैं आप पे। माँ, बाबा, बाबा। और विंग रो रहा था। विंग उस दरवाजे को पीटने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था, कोई है, कोई है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे जाने दो, जाने दो, मुझे कोई बचा, बचा, जाने दो। उसी के साथ ही विंग को कोई हिलाता है और कहता है, माँ, कहाँ खो गई आप? और विंग की आंखों में जो आंसू दर दर बह रहे थे, उसको साफ करते हुए उसके दोनों अल्फा बेटे कहते हैं, माँ, क्यों रो रही हो आप? रो मत ना, आप जानते हो ना, आपको रोते हुए देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बाबा को पता चल गया कि आप हमारी वजह से रो रही हो, हमने तो जैसे को कुछ किया ही नहीं है, पर फिर भी अगर अगर बाबा को पता चल गया कि आप रो रहे हो, तो आप जानते हो ना बाबा हमें कितना डांटते हैं। आयुवन, हाँ, उनके दो बच्चे हैं, लानवांगची और विंग के। उसके में से एक बच्चे का नाम है आयुवन और दूसरे बच्चे का नाम है सुजोय। दोनों ही अल्फा है और दोनों ही अपने माँ से और बाबा से बहुत प्यार करते हैं और अपने पूरे परिवार से भी। और दोनों ही बच्चे अभी करीबन 8-9 साल के हैं। और विंग विंग अभी 27 साल का है। विंग के बच्चे 8-9 साल के हैं और विंग अभी कुछ ऐसी पुरानी यादों में खो चुका था, जहाँ से वो बहुत मुश्किलों से बाहर आया था। विंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही शायद कुछ कचरा चला गया होगा। वो अपने इमोशन को बहुत ही मुश्किलों से संभालता है। तभी ही वहां पे लानवांगची आता है। वो विंग की आंखों को देखने के साथ ही समझ चुका था कि विंग फिर से वही पुरानी यादों में खो चुका है। एक ऐसे जख्म जिसे शायद अभी तक वांगची हील नहीं कर पाया। वो जख्म विंग की जिंदगी में नासुर बन के है। वांगजी तुरंत ही विंग के पास आता है। विंग के सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, विंग। मुस्कान के साथ वो विंग को कहता है। विंग ने जैसे ही वांगची की आंखों में देखा, वैसे ही विंग तुरंत ही वांगची को हक कर लेता है। वांगची बेड के पास खड़ा हुआ था और विंग बेड के ऊपर बैठा हुआ था। विंग का सिर वांगची के टमी पे था और वो तुरंत ही वांगची को हक कर लेता है। वांगची विंग के सिर पे हाथ सहला रहा था और उसे कस के गले लगा लेता है। विंग को ऐसा करने के साथ ही उसके दोनों ही बच्चे विंग के पास आते हैं और वांगची को हक कर लेते हैं, जैसे ही विंग ने हक किया था। और वो दोनों कहते हैं, नहीं बाबा, हम भी हैं, हमें मत भूलिए। और वांगची और विंग दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और उन दोनों बच्चों को वो दोनों फिर से एक साथ हक कर लेते हैं। विंग उन दोनों के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है, नहीं बच्चा, हमारी जिंदगी हो तुम, हम कैसे तुम्हें भूल जाए, हम सांसें भी ना ले पाए तुम दोनों के बिना, बहुत प्यार करते हैं हम तुम्हें। तुम दोनों की सेफ्टी, तुम दोनों की हैप्पीनेस से बढ़ के हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। वांगची विंग के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहता है, मेरे लिए भी तुम तीनों के अलावा कुछ नहीं मायने रखता, कुछ भी नहीं। और वो उन तीनों के फोरहेड पे किस करता है और उन तीनों को कहता है, अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, बहुत रात हो चुकी है। विंग भी उन बच्चों को लेता है अपने एक एक हाथ पे, यानी कि दोनों साइड पे अपने बच्चों को लेता है और दोनों को सुलाने लगता है। वांगची उन तीनों को सोते हुए देखता है और वो अपना लैपटॉप लेके अपना काम करने सोफे पे बैठ जाता है। वांगची की आंखों में भी कुछ था, कुछ गहरा, कुछ कुछ उदासीन सा।
वांग जी अभी विंग की ओर देखता है, जो विंग अभी आंखें बंद करके अपने बच्चों के सिर पे हाथ से हिला रहा था। वांग जी कहता है, विंग, काश कि मैं जल्दी आ गया होता, काश कि मुझे पहले पता चल गया होता, काश कि मैं तुम्हें उस। और वांग जी की आंखों में भी नमी आ चुकी थी। उससे ज्यादा वांग जी कुछ नहीं बोल पाया, कुछ भी नहीं। एक साइलेंस, एक पेन से भरा साइलेंस, इसमें विंग की पूरी जिंदगी बीत चुकी थी। एक बहुत ही बहुत ही अंधेरे से भरा एक कमरा था। वहां पे दो तीन ओमेगाये थी, बहुत ही बुरी हालत में थी। उसको बहुत ही मारा गया हो वैसा लग रहा था। उस ओमेगाओं के साथ एक और ओमेगा आ चुका था। वो ओमेगा भी अपने रेड हार्मफू में था, शादी के जोड़े में था, और उस ओमेगा को भी उन ओमेगाओं के साथ धक्का देके फेंकते हुए कहता है, तुम तीनों मेरी बात सुन लो, ये मेरी ओमेगा है। मैं अभी ही इससे शादी करके आया हूँ, और मैं चाहूंगा कि तुम लोग इसे बहुत अच्छे से समझा दो, इसकी क्या ड्यूटी है, इसकी क्या ड्यूटी है हमांग को लेके। जानते हो ना तुम लोग क्या ड्यूटी है। हम चारों भाइयों को हम चारों भाइयों के साथ, और वो बहुत ही गंदे तरीके से अपनी गर्दन गर्दन को सहलाते हुए और बहुत ही लस्ट भरी आंखों के साथ उन सभी को देखने लगता है। वो सभी ओमेगा उस ओमेगा जो नई दुल्हन ओमेगा थे उसे अपने पास खींच लेते हैं और उसे कहते हैं, उस अल्फा को कहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसकी शादी हुई है तुम्हारे साथ। तब पीछे से दो और अल्फा आते हैं, और वो दोनों ही अल्फा उन तीनों ओमेगाओं को कहते हैं, बेशक उसकी शादी हुई है, तो आप लोग क्या कुछ और हो, आपकी भी तो शादी हुई है ना हम लोगों के साथ। और ऐसे बोलने के साथ ही वो बहुत बुरी तरीके से हंसने लगते हैं। उनकी ये हंसी उस कमरे में गूंज रही थी, बहुत बुरी तरीके से गूंज रही थी, और उस हंसी में एक खौफ था जो उन ओमेगाओं के लिए था, जो साफ तौर पे कह रहा था कि उन ओमेगाओं की जिंदगी इस कमरे में क्या होगी। शायद वो सभी की ओमेगाएं थी, शायद वो सभी ब्रदर्स उन सभी ओमेगाओं के साथ थे। और हाँ, इतना याद आने के साथ ही एक ओमेगा डर से चिल्लाता है और कहता है, नहीं, नहीं। और वो खड़ा हो जाता है और वो रोने लगता है। जैसे ही वो ओमेगा चिल्ला के खड़ा हुआ था, उसी के साथ ही उसके पास में सोया हुआ उसका अल्फा उठता है, रूम की लाइट स्टार्ट करता है और वो कहता है, रो मत यानली, रो मत, कुछ नहीं हुआ। और उससे तुरंत ही गले लगा लेता है, और यानली रोते हुए कहती है, बहुत बुरे दिन थे वो, बहुत बुरे। क्यों किया मेरे मामा ने, क्यों किया मेरी माँ ने, क्या वो लोग नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे, क्या क्या था वहां पे। कितनी बुरी तरीके से अभी भी अभी भी वो पेन। जो लांसीजन थे वो तुरंत ही यान ली को अपने सीने में छुपा लेते हैं। यान ली लांसीजन को कस के गले लगा लेती है। लांसीजन यानली को सिर को पेट करते हुए, उसे कंफर्ट देते हुए अपनी अल्फा स्मेल को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं, मैं हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है,
कोई तुम्हें नहीं हार्म कर पाएगा, नहीं आ पाएगी वो लोग वापस। जानते हो ना उन लोगों के साथ क्या हुआ, हमने उनके साथ क्या किया है। तुम मत रो, मत रो। ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? अगर उन अतीत में ही तुम डूबी रहोगी तो आज को कैसे जियोगी? यानी भूल जाओ, उन सबको भूल जाओ। वो सारी डरावनी यादें, बुरी यादें जो भी है उन सबको अपने दिल से निकाल दो। इसे मत डरो, इसे मत रो। मैं मानता हूँ वो बहुत बुरा बुरा टाइम था तुम्हारे लिए, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया तुम्हारी लाइफ का। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुमने क्या क्या सहन किया होगा, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। पर यानली भूल जाओ ना, भूल जाओ। और लाइन सीजर कस के यानली को और भी अपने सीने में छुपा लेते हैं। लाइन सीजर मन में कहते हैं, अगर सच में तुम सब वापिस आए, सच में तुम सब फिर से हमारी जिंदगी में आए, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों को मार डालूंगा, मार डालूंगा। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है यानली और विंग के साथ? ना ही यानली और विंग का कोई भी ब्लड रिलेशनशिप है, ना ही कुछ उन दोनों के बीच का रिश्ता है। पर फिर भी, पर फिर भी उन दोनों के जख्म, उन दोनों का दर्द, उन दोनों का अतीत एक है। पर कैसे, कैसे? क्योंकि विंग को तो कोठे पे बेचा गया था और यानली की शादी करवाई गई थी। कैसे वो दोनों एक दूसरे के पास आए थे? कैसे उन दोनों की जिंदगी एक हो गई थी? एक ओमेगा वो कुछ अल्फा खींच के ले जा रहे थे, एक ऐसी जगह पे ले जा रहे थे, वहां पे कई सारे अल्फा थे। कई सारे अल्फाओं ने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। वो अपनी हकीकत से रूबरू नहीं करना चाहते थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था शायद कोई इसे जान लेगा तो उसकी बदनामी होगी। पर वो लोग अपने हकीकत को कबूल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग ऐसी घिनौनी जगह पे आए थे जहाँ पे ओमेगाओं की बोली लगाई जा रही थी और वो सभी बड़े ही चाव से शराब के नशे में ओमेगाओं की बोली लगा रहे थे। कई सारी ओमेगाएं थी, कई सारी अपनी मर्जी से आई थी तो कई सारियों को बेचा गया था। किसी को अपने माँ बाप ने बेचा था, किसी को अपने रिश्तेदारों ने, तो किसी को अपने प्यार ने। हाँ, प्यार ने। हर किसी को कोई ना कोई यहाँ पे उनको छल करके छोड़ के चला गया था। वो सभी ओमेगाए लाचार बेबस बस ये सारी नज़ारे को देख रही थी। वो खुद समझ रही थी, वो खुद समझ रही थी कि यहाँ पे ओमेगाओं को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट। उसे इंसान तक नहीं मान रहे हैं, उसे जानवर की तरह खींचे जा रहे हैं। उसके हाथों पैरों को हथकड़ियों से बांधा हुआ है, उसे बहुत ही बेरहमी के साथ खींच रहे हैं। उन अल्फा उन दरिंदों के सामने फेंक रहे हैं, मानो उन लोगों के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ मजे लेने की वस्तु हो। और वो सभी अल्फाओं की जो होड़ थी, वो अल्फा अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, जिसके लिए ओमेगास उनके पैरों की जूती थी, जिनके लिए ओमेगा सिर्फ उसका बिस्तर गर्म करने की चीज थी, जिसके लिए ओमेगा सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे पैदा करने की चीज थी। आज इसी दुनिया के सामने एक मासूम सा नन्हा सा 13 साल का ओमेगा बीइंग था, लाचार बेबस
डरा हुआ, सहमा हुआ और हताश, जिसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। उसके खुद के उसके खुद के माँ बाप ने उसे बेच दिया। उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसे वो इतना प्यार करता था। उसे लगता था वो पढ़ लिख के अपने माँ बाप की एक अच्छी जिंदगी बना देगा, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, मेंटली सपोर्ट करेगा। पर उसके माँ बाप ने किया क्या? क्या किया? उस बच्चे को बेच दिया, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसे, सिर्फ 5,000 रुपए। विंग को बेचने की कीमत उसके माँ बाप को सिर्फ 5,000 रुपए मिली। पर वही तवायफ, वही कोठे वाले जो लीली थी, वो अभी विंग को भरे बाजार में बेच रही थी, भरे बाजार में बेच रही थी और उससे लाखों रुपए कमाने वाली थी, हजारों रुपए कमाने वाली थी। वो जानती थी, वो जानती थी, बेशक जानती थी, विंग छोटा है, विंग को अभी कुछ नहीं पता, विंग अभी इस सदमे से बाहर तक नहीं आ पाया है। और उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी नहीं, ना ही वहां पे रहने वाले किसी को भी कोई फर्क पड़ रहा था। वहां पे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ रहा था, वो है जिस्म फरोशी। बस कैसे अपने तन की आग को बुझाया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए और कैसे अल्फाओं को सेटिस्फेक्शन दिया जाए। ऐसा नहीं था, वहां की सभी ओमेगा ऐसी थी। कुछ लाचारी में, कुछ बेबसी में, कुछ हताश होने के बाद और कुछ अपने खुद से हिम्मत हारने के बाद इस धंधे में आ चुकी थी। कोई अपने परिवार को पालने के लिए आ चुकी थी, कोई अपनी मर्जी से थी तो कोई जबरदस्ती थी। जैसे भी हो, पर वो थी तो वहीं पे ही, जहाँ पे उन अल्फाओं की नजर में वो सिर्फ एक छोटी सी चींटी थी, छोटी सी चींटी। कब उसको रोन दिया जाए किसी को पता नहीं था। विंग अपनी आंखें बंद करके अपने कानों पे हाथ रख के डरा सहमा उस पिंजरे में बैठा हुआ था। हाँ, विंग को ही नहीं, वहां पे जितनी ओमेगाए थी उन सभी ओमेगा जिसकी बोली लगने वाली थी, उन सभी को पिंजरे में कैद करके रखा था। मानो कि वो कोई चिड़िया, कोई पक्षी हो जिसे आप पिंजरे में कैद कर लो और उसके बाद उसके साथ जो चाहे वो करो। विंग की हालत भी वही थी। विंग उस पिंजरे में डरा सहमा सा और इन सभी लोगों को देख के पैनिक हो रहा, वो कोने में दुबका हुआ था। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी अब क्या मोड़ लेने वाली है, उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वहां पे विंग को बस यही शोर सुनाई दे रहा था, 4,000, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख, बस ऐसी ही बोली उसे सुनाई दे रही थी। विंग को ये सभी बोली जो लग रही थी उसे डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। वो चाहता था ये सारी आवाजें उसके कानों में ना आए, इन अल्फाओं की एक गंदी हंसी, इन अल्फाओं के गंदे कमेंट उसके कानों में ना आए, ना आए। ये देखना ही नहीं चाहता था इन सब चीजों को, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। और तक कब तक कब तक वो ऐसा कर पाता? कभी ना कभी तो उसे उस हकीकत का सामना करना तो पड़ता ना। वही था, एक बहुत बड़ी उम्र का अल्फा, शायद 50 साल या फिर उससे कम। एक अल्फा बड़ी गंदी सी मुस्कान के साथ हाथ में एक सैंपिन लेते हुए विंग के पिंजरे के सामने आ गया था। वो विंग की चिन को उठाता है, उसके चेहरे को देखता है और उसके चेहरे पे जो आंसू थे उस आंसुओं को देखते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे इन आंसुओं की भी कीमत है, तुम सच में नायाब हो, तुम सही बोली लगा रहे हो। इसकी वो बोली कम से कम
10 लाख तो होने ही चाहिए, पर ये मुझे ही चाहिए। ये कहने के साथ ही वो बहुत ही गंदी तरीके से विंग के बदन को हाथ लगा रहा था। विंग के कपड़े फटे पुराने थे। विंग का जो सीने वाला हिस्सा था वो दिख रहा था थोड़ा बहुत। उसके हाथों के चोटों के निशान थे। उसके कपड़े थोड़े से गंदे थे, मिट्टी में सने हो वैसे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू की परत थी, लाचारी थी, बेबसी थी। और वो उस अल्फा से दूर हटने की कोशिश कर रहा था। अपना सिर हिला रहा था और कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, नहीं 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 नहीं। पर कोई उसकी बात सुनता क्या? सुनता नहीं। तभी ही जो उस कोठे की मालकिन थी, वो उस बूढ़े अल्फा को वहां से दूर हटाते हुए कहती है, वैसे इसकी बोली लग रही है, तुम लगाओ जितना हो पाए। मुझे तो इसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा भाव में बेचना है, मुझे कमाना तो होगा ना। और वो एक इश्मक करती है। वहां पे जितने भी अल्फा थे सबकी गंदी नजर विंग पे थी। विंग बहुत खूबसूरत था। वो अभी बहुत बुरे हालत में था, फिर भी फिर भी उसकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। उन सभी अल्फाओं की नजर में विंग वो गंदे तरीके से वो लोग देख रहे थे, मानो वो विंग को बिना कपड़ों के ही देख रहे हो वैसी उनकी लारें टपक रही थी। उनके गले सूख रहे थे, उनके मुंह से पानी निकल रहा था और वो बहुत ही गंदी तरीके से विंग की ओर देखते हुए एक्सप्रेशन दे रहे थे। विंग बचना चाहता था, भागना चाहता था, यहाँ से जाना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। तभी ही वहां पे कुछ अल्फा थे जो विंग की बोली लगाते हैं, 15 लाख। ये सुनने के साथ ही वहां पे सन्नाटा प्रसर चुका था। वहां पे 4 अल्फा थे। वो चारों अल्फा दिखने में गांव के लग रहे थे, पर उनके कपड़े रईसों जैसे थे, मानो वो शायद कहीं के गांव के जमींदार हो। उनकी इस बोली के साथ ही वो कोठे वाली जो लेडी थी, वो एक चमक के साथ कहती है, 15 लाख, वाह क्या बात है, मेरे तो आज लॉटरी लग गई। और वो विंग के बालों को खींचते हुए कहती है, वैसे तुम सच में नायाब हो, अच्छी बात है, अच्छे से इन लोगों को शो करना। और वो विंग को उन चारों की ओर देखने पे मजबूर करती है। और वो चारों अल्फा विंग की ओर बढ़ रहे थे, अपने कदम बढ़ा रहे थे। और विंग डर के मारे कपकपाते हुए कह रहा था, नहीं 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 नहीं, मत आना मत आना मत आना मेरे पास, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। क्योंकि उन लोगों के हाथ विंग की ओर बढ़ रहे थे। इसी के साथ ही विंग चीखते हुए उठ जाता है, नहीं मुझे मत छूना। और विंग की इसी चीख के साथ लान वांगजी भी उठ गया था। उसके दोनों बच्चे भी उठ गए थे। वो सभी अभी एक साथ सोए हुए थे। विंग बहुत पैनिक हो चुका था। विंग के सिर से पसीना बह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी सांस फूल चुकी थी और वो बहुत पैनिक होने लगा था। वो बस यही कह रहा था, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। वांगची तुरंत ही विंग के पास जाता है, विंग को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। उसके दोनों ही बच्चे डर गए थे उसकी माँ को इस तरीके से देख के। दोनों ही बच्चे अपनी माँ को कंफर्ट देने के लिए उसके पास जाते हैं, पर विंग अभी अपने सेंसेस में नहीं था। वो अपनी आंखें बंद करके अपने कानों पे हाथ रख के चिल्लाते ही जा रहा था,
मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। तब वांगची जैसे तैसे विंग को हिलाता है। विंग, विंग, मैं हूँ विंग, विंग होश में आओ, विंग होश में आओ, मैं हूँ विंग, विंग। और वो उसको हिला रहा था, उसके गालों को दोनों ही गालों को अपने हाथों में लेके छूते हुए उसे कह रहा था, विंग अपनी आंखें खोलो, विंग सेंस में आओ, विंग, विंग, मैं हूँ विंग, विंग। पर विंग बहुत पैनिक हो गया और तुरंत ही वो बेहोश हो गया। वांग जी की ही बाहों में विंग बेहोश हो गया। विंग को ऐसे बेहोश होते हुए देख के वांग जी भी पैनिक होने लगा था। सुचोय और आयुआन अपने बाबा को कहते, बाबा बाबा बाबा, माँ को क्या हुआ, बाबा मामा को क्या हुआ, बाबा बाबा। तब लान वांगची अपने आप को संभालता है और वेंग को बेड पे सुलाते हुए कहता है, तुम जाओ तुम्हारे बड़े बाबा को और दादा दादी को बुला के आओ और उनको कहो डॉक्टर को फोन कर दे। तब लान सुजोय और लान आयुआन दोनों ही भागते हैं, एक अपने बाबा के बड़े बाबा के पास और एक अपने दादा के पास जाते हैं। दोनों ही दरवाजे को बहुत ही जोर जोर से पीट रहे थे, कह रहे थे, बड़े बाबा, बड़े बाबा, दादा, दादा, बाबा, दादा, दादी, दादी, माँ, माँ। और सभी डर से उठ गए थे। तुरंत ही बाहर आते हुए लान सिचन कहते हैं, क्या हुआ युवन। और दूसरी ओर लान सुजोय को लान कुरियन कहते हैं, क्या हुआ सुजोय, सुजोय क्या हुआ, क्यों इस तरीके से आवाज कर रहे हो, क्यों इस तरीके से शोर कर रहे हो, क्या हुआ। तब दोनों ही रोते हुए कहते हैं, माँ, माँ, माँ को कुछ हो गया, माँ को कुछ हो गया। और ये सुनने के साथ ही सभी विंग की ओर भागते हैं। यानली भी उठ गई थी और उसने जब सुना विंग को कुछ हो गया तो वो भी समझ गई थी कि वो भी वही हाल में है जिस हाल में वो खुद है। और सभी वहां पे भागते हैं। लान सिचेन रूम में जाते हैं और विंग को बेहोश देखते हैं और वो लोग रुक जाते हैं। वांगची की आंखों में आंसू थे। वांगची विंग के सिर को सहला रहा था। वांगची वांगची विंग के सिर पे हाथ सहला रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो विंग को हाथ पकड़ते हुए उसकी हथेली में अपने अंगूठे, अपने हाथों को सहलाते हुए, अपनी उंगलियों को फैलाते हुए कह रहा था, विंग, विंग, उलझाओ ना वो सब, उलझाओ ना, मैं आ गया था ना तुम्हारे पास, क्यों, क्यों अभी भी इन सब चीजों को अपने दिल में रखे हुए हो, निकाल दो ना विंग, निकाल दो ना, ऐसा मत करो ना, मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस तरीके से, बहुत साल हो चुके हैं विंग, बहुत साल, अब तो अब तो भूल जाओ, अब तो भूल जाओ। जब लान सिचेन, लान कुरेन, यानली और लानी ने वांगची को इस तरीके से टूटता हुआ देखा, तब उन लोगों की आंखों में भी नमी आ चुकी थी। वो लोग वांगची की इस हालत को समझ पा रहे थे। लान सिचेन यानली के हाथ को पकड़ लेते हैं। उसे डर था, लान सिचेन को डर था, क्या पता विंग की इस हालत को देखने के बाद विंग क्या सोच रहा है, वो सोचने के बाद यानली भी कुछ इस तरीके से ही रिएक्ट करे, शायद वो भी उस अंधेरे में फिर से चली जाए, इसीलिए उसने यानली का हाथ को कर लिया था।
सुजय और आयुन वहां पे नहीं थे क्योंकि लानी ने उन दोनों को कहा था तुम अपनी बहन के पास चले जाओ अगर उसे डर लगा तो। इसीलिए वो दोनों बच्चे ही लान फई के पास चले गए थे जो लान सिचन और लान यानली की बेटी थी। वो दोनों बच्चे भी डरे हुए थे पर वो अपनी बहन के सामने उस डर को नहीं दिखाना चाहते थे। वो नहीं बताना चाहते थे कि क्या हो रहा है। इसीलिए वो दोनों अभी अपनी बहन के पास उसे सुलाने लग गए थे। लैन फई ने अपने दोनों ही ब्रदर के हाथों को बहुत ही प्रोटेक्टिवली पकड़ रखा था और वो ये फील कर रही थी कि उसके पास उसके गगा है, उसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो सो गई थी। दोनों ही ब्रदर भी उसके साथ ही वहीं पे ही सो गए थे। उन छोटे बच्चों को नहीं पता था क्या हो रहा है, पर हाँ, उन लोगों को ये फील हो रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। क्या है वो ये बात नहीं जान पा रहे थे और वो अभी छोटे थे, बहुत छोटे थे। उनको ये बात समझ तक नहीं आती। लान वांगजी के शोल्डर पे लान सिचन हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं, वांगजी, वांगजी। अपने गगा की ओर देखता है और तुरंत ही अपने गगा को गले से लगा लेता है और कहता है, गगा, मैं कैसे उसे कंफर्ट करूं, कैसे। इतने सालों के बाद मुझे लगा था वो भूल गया है सब, मुझको वो पैनिक अटैक आना बंद हो गया है। पर पर ये मेरी गलती थी, ये सोचना कि वो भूल गया है, ये सोचना कि उसे यानली विंग के पास जाती है और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, अशियन, भूल जाओ, अशियन, भूल जाओ। तब लानी भी यानली के पास जाती है और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, तुम भी भूल जाओ। जब से बच्चों ने उस बात को छेड़ा है, तब से तुम दोनों का बर्ताव बदल चुका है। तुम दोनों फिर से उस खौफ के साये में पहुंच चुके हो। भूल जाओ उन सब चीजों को, भूल जाओ। नहीं आएंगे कोई तुम लोगों के पास, कोई नहीं पहुंच सकता तुम लोगों के पास। तुम जानते हो ना तुम कहाँ पे हो, तुम हो कौन। तुम लांस ब्रदर के ओमेगास हो, लीगली ओमेगास, जिसको छूना भी कोई नहीं सोच सकता। इसकी प्रोटेक्शन के लिए दो अल्फा तो है तुम दोनों के, पर साथ ही तुम दोनों के नाम के साथ लांस का नाम है। लांस, तुम जानते हो ना लांस है क्या। तो फिर क्यों डर रहे हो तुम दोनों। और वो यानली को भी गले लगा लेती है। यानली की आंखों में आंसू थे पर वो समझ रही थी उसे उन सब चीजों को भूल जाना चाहिए, उन सब चीजों से बाहर आ जाना चाहिए। पर कैसे, कैसे आए वो उन सब चीजों से बाहर, कैसे, कैसे उस जख्मों को भूले, कैसे उस दर्द को, कैसे उस हैवानियत को भूल जाए, कैसे अपने उस नवजात बच्चे को भूल जाए, कैसे, कैसे उस बच्चे को जिसने भी जन्म तक नहीं लिया था, तो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था, फिर भी वो इन सब का शिकार हो गया। और वे यानली फिर से अतीत की उन गलियों में खो गई थी, उस डरावनी यादों में, उस अंधेरे में, उस बेबसी में, उस लाचारी में खो गई थी। यानली अभी लाल जोड़े में थी। उसने कई सपने सजाए थे अपनी शादी को लेकर, कई अरमान थे अपनी शादी को लेकर। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी उसकी जिंदगी के लिए नरक की यातना से भी बदतर हो जाएगी। उसे नहीं पता था
उसे तो लगता था उसका अल्फा उसे बहुत प्यार करेगा, उसका अल्फा उसे पलकों पे बिठा के रखेगा। उसे लगता था वो जिस तरीके से अपनी शादी को लेके इतनी एक्साइटेड है, शायद शायद उसका अल्फा भी इतना ही एक्साइटेड होगा। वो एक गरीब घर की ओमेगा थी, री यानली। यानली के माँ बाबा ने जो दूसरे गांव के ठाकुर थे, उनके छोटे बेटे वेंचाव के साथ यानली की शादी करवा दी थी। यानली की शादी करवा दी थी। वेंचाव के 3 और ब्रदर थे, वेंसुलियो, वेंशु, वेंचाव और वेनमाव। उसके 3 अदर ब्रदर भी थे। उन तीनों की भी शादी हो गई थी। गांव में सब जानते थे उन अल्फाओं के बारे में, उनकी क्या नीयत है ओमेगा को लेके उसके बारे में सब जानते थे। शायद शायद यानली के माँ बाप भी जानते थे, पर उनके माँ बाप को यानली के बदले जो मिल रही दावरी थी उससे मतलब था, ना कि यानली से। उसके माँ बाप जानते थे अगर यानली की शादी उस घर में हो गई तो उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। शायद वो अपनी बेटी को कोई अच्छे अल्फा के साथ शादी करवाते, चाहे उसके पास पैसे ना होते, चाहे उनको इतनी दावरी ना मिलती, पर शायद यानली अच्छी जिंदगी जी पाती। पर कहते हैं ना, पैसे की लालच बहुत बुरी लालच होती है। और तब जब आपके पास खाने के भी लाले हो और आपको कहीं से भी ऐसा लगे कि यहाँ से आप कुछ पैसे कमा सकते हो, आपको एक करने के बाद कुछ मिल सकता है, शायद वो हो थोड़ा सा ही, पर उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो। उस टाइम पे लोग अपनी सोचने समझने की ताकत खो बैठते हैं। शायद अच्छी बुरी चीजों को वो भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो बस उस पेशों को ही देखते रहते हैं जो उनको उस काम के बाद मिलने वाला होता है। और वही हाल यानली का हुआ। यानली को भी पेशे के बदले में बेच दिया गया, कहने को दावरी के बदले में। यानली को शादी करके बेशक ले जाया गया, पर उसे बेच के ले जाया गया, ऐसा आप मान सकते हो। यानली की दावरी अच्छी खासी उसके माँ बाप ने लूट ली, क्योंकि वेंचाओ का दिल यानली पे आ चुका था। उसे वो खूबसूरत लग रही थी। उसे लग रहा था शायद वो उसे और उसके ब्रदर को संभाल पाएगी। और वेंचाओ ने यानली के माँ बाप को अच्छी खासी दावरी देके यानली से शादी करके ले गया। यानली के माँ बाप एक बार भी यानली को ये नहीं कहा कि बेटा, अगर वहां पे सब ठीक ना हो, बेटा अगर तुम्हें अच्छा ना लगे, अगर वो अल्फा सही ना हो तो वापिस आ जाना। नहीं कहा, नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा, जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे भी रखे, जैसे भी रहे, जो भी करे, जो भी करवाए, सब करना, कुछ। अगर तुम यहाँ पे वापिस आए तो हम लोगों का मरा मुंह देखोगी। यानी एक मासूम सी ओमेगा, करीबन 20 साल की ही होगी या फिर 17-18 साल की। उसे नहीं पता था उसकी एक कमसिन उम्र, उसकी ये जिंदगी जीने की उम्मीद, सब कुछ ये शादी छीन लेगी, ये शादी छीन लेगी। यानली अपने माँ बाबा को एक बार गले लगा के कहती है, ठीक है माँ बाबा,
मैं कभी भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। कभी भी आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी कि आपकी नजरें झुक जाए। और उसके माँ बाबा को बस इतना ही तो चाहिए था अपनी बेटी से, कि वो अपनी बेटी से कि वो कभी भी कभी भी वापिस ना आए। अगर क्या पता वो वापिस आ जाए और डावरी उनसे ले ली जाए तो। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए दरवाजे सारे बंद कर दिए वापिस आने के। यानली बड़ी उम्मीद के साथ वेंचाव के साथ उसके घर को चली गई। बहुत खुश थी यानली, पर यानली को महसूस हो रहा था कुछ अदर अल्फा की नजरें उसके ऊपर जो गंदी थी। यानली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है। यहाँ पे जो भी है वो सभी उसका परिवार है, उसके पति के ब्रदर है, उसके पति के ब्रदर यानी कि उसके ब्रदर्स, उसके भाई, उसके बड़े भाई। पर उसको उनसे इतनी नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही है, यानली को कुछ नहीं पता था। सिर्फ महसूस कर रही थी यानली। और फिर भी यानली बस अपनी जिंदगी के नए सफर में बढ़ रही थी। जैसे ही यानली को उस हवेली में लाया गया, उसी के साथ ही वेंचाव ने तुरंत ही यानली को उसकी भाभीियों के साथ फेंक दिया, एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया। वहां पे 3 ओमेगाए थी, बहुत जख्मी थी, उसको मारने पीटने के निशान थे, उसके साथ जबरदस्ती करने के निशान थे। उन तीनों ओमेगाओं की हालत बहुत बुरी थी, बहुत। वो तीनों ओमेगाए बेबसी से यानली को देख रही थी। जैसे ही यानली को फेंका गया और वेंचाव ने जो भी कहा वो सुनने के साथ ही यानली डर गई थी। यानली खड़ी होती है जैसे तैसे और वेंचाव को रोकते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आप ये क्या कह रहे हो अल्फा? आप क्या कहना चाहते हो? वेंचाव यानली का हाथ से अपने हाथ को झटकता है, उसे दूर धक्का देता है और उसे साफ शब्दों में कहता है, तुम्हें मेरी भाभिया या कहूँ मेरी ओमेगाए अच्छे से समझा देगी कि मैंने क्या कहा। और अभी का जो सीन है ना, वो वही सीन है जो हमने पहले सुना था यानली के ड्रीम में जो आया था। इस तरीके से किसी अल्फा ने उन सभी ओमेगाओं को क्या कहा, वो वाला। यानली गिर गई थी, वो अपने अल्फा की ओर बिना उसे यकीन ना हो इस तरीके से उसकी ओर देख रही थी। और वेंचाव उस कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। वो तीनों ओमेगा, वेंचाव था तब तक डरी हुई थी, सहमी हुई थी। और जैसे ही वेंचाव निकल गया, उसी के साथ ही वो तीनों ओमेगा तुरंत ही यानली के पास आती है। यानली को संभालते हुए उसके आंखों में बह रहे आंसू को पोंछते हुए कहती है, यानली रो मत, रो मत, ये हमारी जिंदगी है, यही है, यही है। वो लोग हमें कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं, सिर्फ टूल, अपने जिस्म की भूख मिटाने का एक जरिया। हम हमारे साथ क्या क्या हुआ। तब उसकी बड़ी जो भाभी थी वो यानली को कहती है, तुम मेंटली तैयार हो जाओ यानली, तुम्हें भी वही बर्दाश्त करना होगा जो हमने किया। मैं तो थी इन लोगों के पास बताने के लिए, मेरे पास तो कोई नहीं था। मैंने जब अपनी शादी के दिन ये सब देखा, मैं मैं मरना चाहती थी, मरना। मुझे ऐसा लग रहा था
कि मैं अपने आप को नोच डालूं, मार डालूं। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। उन सभी हैवानों ने उन लोगों को तब यानली डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तब उसकी दूसरी जो ब्रदर की ओमेगा थी, यानी कि वेंसुलियो की, वो कहती है, मुझे भी यही लग रहा था जब तक कि मेरे साथ वो नहीं हुआ। मुझे भाभी की बातों पे कोई यकीन नहीं था, कोई भी नहीं। पर जब हुआ, ऐसा लगा क्यों ऐसा किया मेरे माँ बाप ने। वो लोग जानते नहीं थे क्या कैसे है ये अल्फा। और उसकी जो तीसरी भाभी थी वो यानली को कहती है, क्या क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं जानते थे, या फिर तुम्हें भी धावरी के चक्कर में बेच दिया गया, या तुम्हारे माँ बाप नहीं जानते थे, या फिर यानली कहती है, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कितनी दावरी दी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मुझसे ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं करना ऐसा, मुझे नहीं करना। तब उसकी भाभी कहती है, हमें करना हो ना करना हो, हमसे कौन कहता है, हमारी मंजूरी कौन लेता है। सिर्फ हमको फोर्स किया जाता है, सिर्फ फोर्स। वो लोग हमें कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं। और इससे आगे वो लोग कुछ कहते हैं, कुछ समझाते हैं, उससे पहले ही वेंचाओ, वेंजुलियो, वेंसू और वेनमाओ चारों ही वहां पे आ चुके थे। चारों ही बहुत बड़े ही मॉकिंगली स्माइल देते हुए हैं। उन चारों के सामने आते हैं, बैठते हैं, उन चारों के सामने आते हैं और उन चारों को देखते हुए कहते हैं, ओह, हो गया भरत मिलाप, हो गया भरत मिलाप, अच्छी बात है, समझा दिया तुमने। और वेन माओ अपनी वाइफ को पूछ रहा था। वेन माओ की बात सुन के उसकी वाइफ डर से कांपने लगी थी। वेन माओ अपनी वाइफ के पास जाता है और उसके बालों को खींचते हुए उसे अपने और खींचता है। उसे मतलब वेन माओ की वाइफ बैठी हुई थी ना, तो उसे बालों को खींच के उसे उठाता है, अपने चेहरे के सामने करता है और उसे कहता है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से समझाया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वो तुरंत ही उन सभी के सामने उसकी वाइफ को किस कर लेता है। जैसे ही उसकी किस खत्म हुई, उसी के ही सामने उसी की वाइफ के साथ वेंसू और वेंजुलियो दोनों ही एक एक साइड आ गए थे और उनको छूने लगे थे, बहुत ही बुरी तरीके से उनको किस करने लगे थे। यानली बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रही थी और वेंचाओ उन सबको देख रहा था। ओमेगा बेबस थी, लाचार थी, हताश थी, निराश थी और रो रही थी। अपने साथ हो रहे इस अत्याचार को देख रही थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और यानली ये सब बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी। यानली को इस तरीके से देखते हुए देख के वेंचाओ उसके पास आता है और उसके कान में कहता है, देख रही हो कितना मजा आता है, कितना अच्छा नजारा है, कितना मजा आता है, बहुत बहुत, तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा, सच कह रहा हूँ, इसमें बहुत मजा आता है। और जब भी हम सब एक साथ करते हैं ना, उसमें तो और तुम्हारे इस बदन को नोचने में मुझे बड़ा मजा आएगा। हाय क्या बदन है, अभी ही नोचने को मन कर रहा है। जैसी वो आवाजें कर रहा था, यानी ये सब सुन के कप कपाने लगी थी, डरने लगी थी। और वेंचाव यानली को कुछ और रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देता और तुरंत ही यानली को अपनी गोद में उठाता है और वहां से लेते हुए वो अपने ब्रदर को कह के जाता है, ब्रदर इंजॉय करना, मैं करके आता हूँ, बाद में आप लोग आ जाना और मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। उसके ब्रदर भी उसे
हम सबका निशाना दिखाते हैं। और उस कमरे से अब सिर्फ और सिर्फ उन सभी ओमेगाओं की चीखने की आवाज़ आ रही थी। यानली ये सब चीज़ें देखने के साथ सदमे में चली गई थी। उसकी आवाज़ स्टॉप हो चुकी थी और वेंचाओ ना ही यानली को कोई किस करता है, ना ही प्रिपेयर करता है, ना ही उसे एक्साइटेड करता है, कुछ नहीं करता। यानली अभी सदमे में ही थी। उसी सदमे में वेंचाओ तुरंत ही यानली के कपड़े फाड़ता है और यानली को बिना प्रिपेयर किए, बिना कुछ भी किए तुरंत ही उसके साथ अपना कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देता है। पहले यानली की चीख निकल गई थी, उसके बाद आहिस्ता से यानली का बोलना ही बंद हो चुका था। यानली की आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, सिर्फ आंसू। यानली के कानों में अभी भी अपनी सभी भाभीियों की आवाजें गूंज रही थी, उन सभी की आवाजें। और यानली को अभी संभलने का भी मौका नहीं दिया गया और वेंचा अपना काम करके खत्म करके खड़ा ही हुआ। तभी ही दरवाजे पे नॉक हुआ और उसने अपने बड़े जेठ वेनमाओ की आवाज सुनी। वेंचा मजा आया? वेंचा बेशर्मी के साथ कहता है, हाँ गगा, बहुत मजा आया, बहुत। सच में ये अमेजिंग था। मुझे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा मजा आया। वेनमाओ कहता है, अब मेरी बारी। वेंचाओ कहता है, ठीक है गगा, आप यहाँ पे एंजॉय करो, मैं वहां पे जाता हूँ। और बाद में गगाओ को भेजता हूँ। तब पीछे से तुरंत ही उसके दूसरे गगा आते हैं, वेंजुलियो और वेंसु, और कहते हैं, हमें भेजने वाले थे, अच्छी बात है, पर हमसे रहा नहीं गया, हम खुद चले आए। और तुरंत ही उस कमरे में वेनमाओ, वेंजुलियो, वेंसु चले जाते हैं और वेंचाओ बाहर चला जाता है। और यानली वहीं पे ही बेड पे लेटी हुई थी बिना कपड़ों के। उसे शर्म आ रही थी, उसे झिझक हो रही थी इस तरीके से अपने ही, पर वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया गया। और उस कमरे का दरवाजा बंद तक करने की तस्दीक किसी ने नहीं ली। वो दरवाजा ऐसे ही खुला था। यानली बेड पे एक लाश की तरह लेटी हुई थी और उसके ऊपर तीन दरिंदे थे, तीन दरिंदे जो यानली को नोच रहे थे, उसे अपने आप से नफरत करने पे मजबूर कर रहे थे। तो दूसरी ओर वेन चाओ उन तीनों ओमेगाओं के साथ था। वो तीनों ओमेगाए कुछ नहीं कर रहे थे, जो भी कुछ था वो सब वेन चाओ कर रहा था। बाद में उन तीनों ओमेगा से फ्री होके वेन चाओ भी यहाँ पे आ गया और सभी मिलके यानली को इतनी बेदर्दी से नोच डाला कि सुबह यानली की आवाज तक नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। वो बेहोश थी। कब बेहोश हो गई किसी को पता नहीं, बस उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू ही बह रहे थे, कंटिन्यू आंसू। यानली होश आया तब उसके पास उसकी वही तीनों भाभियाँ थी जो यानली के कपड़े बदल चुकी थी और यानली के जख्मों पे मलहम लगा रही थी। बड़ी जो थी वो यानली के सिर पे हाथ सहला रही थी। उन तीनों की ही आंखों में जिंदगी जीने का कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं। पर वो खुद से मरना नहीं चाहती थी। यानली सिर्फ इतना ही कहती है कि आप लोग हर रात ये चलते हो। उसकी तीनों भाभियाँ बिना कुछ कहे सिर्फ इतना कहती है, हाँ, सिर्फ सिर को हिला के। ये सुनने के साथ ही यानली अपना चेहरा घुमा लेती है और उसने आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। ऐसे ही दिन, महीने, सालों बीतना स्टार्ट हो चुके थे। कुछ टाइम के बाद पता चला कि वेन माओ था, उसकी ओमेगा मर चुके थे। वो लोग ही जानते थे उसकी ओमेगा क्यों मरी, क्योंकि उन चारों ने एक साथ जो भी किया, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिर्फ वो चार तो थे, पर उसके साथ उन्होंने कुछ अस्त्र शस्त्र का भी उपयोग किया था।
जैसे कि कुछ लकड़ी या फिर कोई ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्ट, इस वजह से बड़ी भाभी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मर चुकी थी। यानली अब एक जिंदा लाश की तरह ही उस घर में रहती थी, घर के काम करती थी और जब उन लोगों का जी चाहे तब यानली के साथ या फिर उन सभी भाभीियों के साथ जो भी वो करने लगते थे। कहने को वो लोग ऐसा कहते थे कि हमारे घर की रिवाज है, हमारे घर की प्रथा है, हम लोग हमारा सब कुछ शेयर करते हैं ताकि हमारे भाइयों में कोई फूट ना आए। एक प्रथा के नाम पे, एक बेड कस्टम के नाम पे उन लोगों ने इन ओमेगाओं की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। इन ओमेगाओं की इच्छा को कोई जानना ही नहीं चाहता था। इन ओमेगाओं की फीलिंग को कोई अहमियत ही नहीं थी। उनको तो सिर्फ एक टूल मान के वो लोग अपना काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि गांव के लोगों को पता नहीं था, होगा, पता होगा, पर उस गांव में उनका खौफ ही बहुत था। वो लोग जानते थे ये लोग बेशक हवेली के रहने वाले अल्फा थे, और वो लोग गुंडे भी थे, बहुत बड़े गुंडे। जी, जो लोग उनके सामने कुछ भी बोले तो उनको मारने से भी हिचकिचाते नहीं थे। वो लोग बहुत बुरे थे और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि उसके घर के ओमेगाओं के साथ भी कुछ हो जाए। इसीलिए उस गांव में किसी भी ओमेगा को बाहर आने की इजाजत नहीं थी। सभी ओमेगाओं को घर में कैद करके रखा जाता था और शादी भी चुपचाप करके उस गांव के लोग अपनी ओमेगाओं को बाहर भेज देते थे। वो नहीं चाहते थे जैसी हालत उस घर की ओमेगाओं की थी वैसी हालत अपनी खुद की ओमेगाओं की हो जाए। शायद यानली के माँ बाप और उन तीनों ओमेगाओं के माँ बाप को उनकी ओमेगाओं से कोई लेना देना ही नहीं था, इसीलिए वो चारों ऐसी जिंदगी जी रहे थे। उसमें से एक को तो छुटकारा मिल गया, गॉड ने उसे अपने पास बुला लिया, और दूसरी वेन जूलियो की ओमेगा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भागने की कोशिश की। जब वेन माओ की ओमेगा मर चुकी थी उसके बाद से वेन माओ और भी अग्रेसिव हो चुका था। जैसे को उसे कोई प्यार ब्यार नहीं करते थे, एक भी नहीं करते थे, सिर्फ अपनी जिस्मत की भूख ही मिटाना चाहते थे। और उनका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था इसलिए वो पागल हो चुका था और वो दिन रात 2400 घंटे सिर्फ यही किया करता था। वो चाहता था एक बच्चा, इसीलिए वो इन तीनों में से किसी को नहीं छोड़ता था और जिसके साथ मन होता उसके साथ वो लग पड़ता था। सभी ऐसे ही करते थे। इससे वेनजुलियो की जो ओमेगा थी वो अब हिम्मत हार चुकी थी, थक चुकी थी और उसने यहाँ से भागने का इरादा बनाया। वो यहाँ से भागने ही वाली थी, तभी ही उस हवेली से बाहर ही वेनजुलियो ने ही उसे गन से शूट करके मार डाला और उस मरी हुई लाश को घर में लाया। और उस मरी हुई लाश के साथ भी उन लोगों ने हैवानियत दिखाई और कोने में खड़ी यानली और वेंसु की जो ओमेगा ये थी, वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डरे हुए ये सारा नजारा देख रही थी। उन दोनों की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे और डर उन दोनों की आंखों में दिख रहा था। वो लोग समझ रहे थे ये लोग जानवर है, जानवर उससे भी गए गुजरे हैं। एक मरी हुई एक मरी हुई ओमेगा तक को नहीं छोड़ रहे हैं, खुद अपने हाथों से मार डाला उसे और फिर भी उसके साथ बहुत देर घंटों से लगे पड़े थे। और यानली और वेंसु की जो ओमेगा थी, वेन चावलिंग, वो दोनों बस डरी हुई उस कोने में बहुत देर घंटे से खड़ी हुई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, कुछ नहीं, वो बस ये नजारा देख रही थी। जिस तरीके से कोई लाश होती है और उसे जिस तरीके से गिद्ध नोचते हैं ना, उस तरीके से ये चारों ब्रदर उस लाश को नोच रहे थे, खा रहे थे, ऐसा कहो तो चल सकता है। शायद वो सभी पागल थे, साइको थे,
पता नहीं क्या कहूँ मैं उन लोगों को। इतनी बुरी जगह पे यानली थी। यानली हर पल, हर रात अपने माँ-बाप को कोसती थी, अपने माँ-बाप को। वो जानती थी उसको पता चल चुका था, उसके माँ-बाप ने उसे बेच दिया है दाऊरी के नाम पे। एक बार भी उसके माँ-बाप यहाँ पे वापस नहीं आए। अब तक तो 5 साल हो चुके थे उसकी शादी को और वो बस यही देख रही थी, यही महसूस कर रही थी। वो मरना चाहती थी, पर वो मर भी नहीं पा रही थी। उसका एक ही सहारा था, वेन चावलिंग, और अब वो भी नहीं रहा। वेन चावलिंग प्रेग्नेंट, घर में किसी को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है और वो चारों दरिंदे पहले यानली के साथ, उसके बाद वेन चावलिंग के साथ अपना कार्यक्रम कर रहे थे और वेन चावलिंग के अंदर बच्चा था। बच्चा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वेन चावलिंग और बच्चा दोनों ही उसी टाइम पे मर गए उन लोगों के इस कार्यक्रम में। उन हैवानों को सच में समझ ही नहीं आया कि वो मर चुकी है, बेहोश नहीं हुई है और वो लोग बस ऐसे ही। जब सुबह यानली उठी, यानली को महसूस हुआ कि वेन चावलिंग के साथ क्या हुआ है, उसके बदन से खून बह रहा है। तब उसे समझ आया कि अब वेन चावलिंग भी नहीं रही। यानली को जब ये महसूस हो गया कि वो नहीं रही, तब वो गिर गई और वो कोने में दुबक के रोने लगी, बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। जब यानली का ऐसा रोना वेन चाव ने सुना, तब वो वहां पे आया। उसने पहले वे यानली को देखा, उसके बाद वेन चावलिंग को देखा। वो वेन चावलिंग के पास गया, उसके नोज पे उंगली रखी और उसे समझ आ गया कि अभी ये भी नहीं रही। यानली को लगा था शायद उन लोगों को इस बात की गिल्ट होगी कि उनकी वजह से उनका बच्चा अब नहीं रहा। अब शायद यानली अकेली है, इसीलिए यानली को बख्श दिया जाएगा, उसमें को थोड़ी तो रहम होगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इससे उलट, इससे उलट उन चारों ने, जितना भी वो उन चारों को साथ में मिलकर कार्यक्रम करते थे ना, वही सारा कार्यक्रम अकेली यानली के साथ करने लगे थे। यानली खड़े रहने की भी हालत में नहीं रहते थे और वो लोग बस छोड़ो। ये सच में ऐसे इंसान होते हैं? सच में क्या कोई ओमेगा? तो हम फैन फिक्शन है, इसीलिए हम मान सकते हैं कि सब एक कल्पना है। क्या सच में कल्पना है? नहीं है, ये हकीकत है। इस टाइम की हकीकत, जहाँ पे स्त्री को, लड़की को एक टूल माना जाता था, उसके साथ यही सब होता था, यही सब। और वो लोग यही नाम देते थे कि बस ये हमारा रिवाज है। हम नहीं चाहते कि हमारे घर की ओमेगा हमारे घर में कोई और लेडी आए या फिर हमारे घर में कोई और आए और फूट डाले। वो जो स्त्री होती है ना, वो अपनी मर्जी से चाहे या फिर अपनी बिना मर्जी से उन सबके साथ हम बिस्तर होती है। मुझे नहीं लगता कोई स्त्री अपने बदन को कईयों के साथ शेयर करना चाहती होगी, मुझे नहीं लगता। मर्द जात पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आए दिन क्या न्यूज आ रहे हैं, 4 साल की बच्ची। छी, यार छोड़ो छोड़ो, मैं स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ, छोड़ भी दो। यानली को सच में उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी जितनी हेल है उससे भी ज्यादा बदतर की हो जाएगी। पर शायद गुड को उस पर रहम आ चुका और यानली प्रेग्नेंट हो गई। यानली प्रेग्नेंट हुई और वो बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गई थी जब वो सबके लिए खाना लेके आ रही थी। इस तरीके से यानली को बेहोश होते हुए देख के
वो सब डर चुके थे क्योंकि उनके पास अब एक ही बचा था। वो नहीं चाहते थे इसको खोना। इसीलिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आए, चेक किया गया। तब पता चला यानली को तीसरा महीना लगा हुआ है और यानली प्रेग्नेंट है। ये सुनने के साथ ही उस घर के चारों अल्फा, वेनचाओ, वेनजुलियो, वेनसू, वेनमाओ सभी हैप्पी हो चुके थे क्योंकि उनको बच्चा ही तो चाहिए था और उनको बच्चा मिल गया। इसीलिए बहुत हैप्पी हो चुके थे। उन लोगों ने तय किया कि अब वो थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा कम। पर शायद वो दरिंदे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं या फिर पता नहीं कैसे उनकी बुद्धि है कि वो लोग फिर भी यानली के साथ फोर्स करते ही थे, फिर भी फोर्स करते थे। पर हाँ, इतना कि लिमिट में उस बच्चे को कुछ ना हो जाए क्योंकि जब वेन चावलिंग मरी थी उस टाइम पे उनको पता चला था कि वेन चावलिंग प्रेग्नेंट थी और वो उन लोगों के इस फोर्स को, इस बेदर्दी को, इस ब्रूअलता को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, क्रूअलता को, इसीलिए वो मर चुकी थी। और यानली को थोड़ा सा ही सही पर फांस मिली थी, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिला था। यानली को लगा शायद बच्चे की वजह से ही सही उसे कुछ अच्छे पल, अच्छी जिंदगी मिलेगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, 2 और महीने, 5वां महीना लगा। तब उसे पता चला कि उसके कमीना अल्फा, उसका कमीना पति किसी और ओमेगा को घर पे लाने वाला है, खरीद के। और उस टाइम पे जब यानली ने उस ओमेगा को देखा, तो यानली अभी पानी पी रही थी, उसके हाथ से वो पानी ही छूट गया क्योंकि उसके सामने एक 13 साल का मासूम सा ओमेगा था, जिसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसे वेनसू और वेंजुलियो खींच के ला रहे थे। और वेनमाओ कह रहा था अभी इसको रख देते हैं, कल हम इसके साथ हमारा सब कुछ करेंगे। वो दिन हो गए है, कुछ नहीं किया, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। और वेंचाओ कह रहा था हाँ गगा, मुझे भी पता नहीं ये यानली क्यों प्रेग्नेंट हो गई, कितना मजा आता था यानली के साथ। तब वेन जूलियो कहता है अच्छा ही तो हुआ वो प्रेग्नेंट हो गई। तब वेनमो कहता है हाँ, हमें वैसे भी बच्चा तो चाहिए ही था। तब वेंसु कहता है इसीलिए तो मैं इसे खरीद के लाया, मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए तो मैंने इसे 15 लाख में खरीदा। विंग बस एक लाश की तरह अंदर आ रहा था। जो बच्चा खरीदा हुआ था, 13-14 साल का लग रहा था, वो कोई और नहीं विंग था। विंग को ही खरीदा गया था वेन चावल के द्वारा, वेंसु के द्वारा। और वो अपनी क्रूरता, अपनी हैवानियत विंग के साथ निकालना चाहते थे। और वो लोग कहते हैं नहीं यार, ज्यादा दिन तक मैं नहीं दे रहा देख पाऊंगा। ऐसा ऐसा वेंसु कहता है। वेंसु कहता है गगा थोड़ी देर बाद ही करते हैं ना, मुझे बहुत मन है, प्लीज गगा प्लीज। और वो अपने गगा को कह रहा था। वो अभी सभी ब्रदर्स सोफे पे बैठे हुए थे और इन सारी चीजों पे बातें कर रहे थे। यानली ये सब सुन रही थी। यानली 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो डर गई थी उस बच्चे के लिए। वो जानती थी जब वो अभी तक इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो एक छोटा सा मासूम सा लड़का, इतना छोटा, कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे। वो नहीं चाहती थी किसी मासूम की जिंदगी को बर्बाद करना। नहीं, वो मन में कहती है नहीं, नहीं, मैं उस बच्चे के साथ कुछ नहीं होने दे सकती। तभी ही वेनमाओ की आवाज यानली के कान में गूंजी। वेनमाओ ने कहा यानली, उस ओमेगा को खाना दे देना। यानली सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है। और यानली विंग के लिए खाना लेके गई थी। विंग अभी कोने में दुबका हुआ था, अंधेरे रूम में था। जैसे ही यानली वहां पे पहुंची, वैसे ही विंग डर के मारे और सिकुड़ गया और रोते हुए कहता है प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो,
अभी भी विंग के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी, पैरों में भी। यानली विंग के सिर पे हाथ से हिलाती है। जैसे ही विंग को महसूस हुआ किसी के प्यार भरे हाथ उसके सिर पे है, वो अपना सिर उठा के देखता है तो सामने एक बहुत ही प्यारा सा ओमेगा था, बहुत मासूम सा। और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, सिर्फ दर्द। प्रेग्नेंट था। विंग उसे देखने के बाद कहती है विंग उसे देखने के बाद कहता है, प्लीज 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 दीजिए, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे गंदे लग रहे हैं, मुझे नहीं रहना। वो लोग कितनी गंदी बातें कर रहे थे, वो कितनी गंदी गंदी थे, कितनी बुरी तरीके से मुझे छू रहे थे, मुझे मुझे नहीं। तब ह्यानली विंग के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, रो मत, तुम्हारा नाम क्या है? तब विंग कहता है, मेरा नाम विंग है, सिजिए सिजिए। तब यानली कहती है, तुमने मुझे सिजिए कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी विंग, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की, और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। अभी तुम चुपचाप खा लो, उन लोगों को कुछ भनक मत लगने दो, वरना वो हमें मारने के लिए भी एक बार नहीं सोचेंगे। विंग कहता है, और वो अपना सिर हिला रहा था और कहता है, मुंह से ही कह रहा था, मुंह बंद करके ऐसे ही कह रहा था। और यहाँ लिप बहुत प्यार से विंग को खाना खिलाती है। विंग रोते हुए कहता है, जी अब जानते हो मैंने पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, जब से मेरी माँ ने बेचा है, उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मुझे बेच दिया। तब यानली कहते हैं, मैं जानती हूँ। और वो भी अपने आंसू को रोक रहे थे। वो विंग के उस पेन को बर्दाश्त वो विंग के उस पेन को फील कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी इसने इसको तो कोठे पे बेचा गया और उसे शादी करके बेचा गया। दोनों की ही परिस्थिति बेशक अलग है, पर दोनों की ही हालत सेम है। यानली उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, तुम खा लो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगी। और वो नीचे आती है। यानली ने उन सबके खाने में कुछ मिला दिया था, बेहोशी की दवाई जैसा। वो सभी खाना खा के वहीं पे ही, जैसे ही उन लोगों ने खाना खाया, उसी के साथ ही वो वहीं पे ही टेबल पे ही बेहोश हो चुके थे। जैसे ही ऐसा हुआ, यानली तुरंत ही भागी विंग के पास और विंग की हथकड़ियाँ खोली और विंग को कहा, चलो चलो मेरे साथ जल्दी से। और उसने बिना आवाज किए विंग को खींचा, लेके गई बाहर। और वो विंग को तुरंत ही गांव से बाहर लेके भाग निकली। वो दोनों जंगल के रास्ते भाग रहे थे। बारिश बहुत तेज होने लगी थी, बहुत तेज बारिश थी। बहुत ही सन्नाटा था गांव में, बहुत सन्नाटा। बारिश की वजह से सभी अपने घर में घुस गए थे। और ऐसी तेज बारिश में दो ओमेगाए भाग रहे थे, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। अपनी जिंदगी को नरक बनाने से अपनी जिंदगी को नरक नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए अपनी आखिरी सांस लगा के वो भाग रही थी, भाग रही थी। वो गांव से बाहर निकल चुकी थी, वो जंगलों में पहुंच चुकी थी। वो जंगल से बाहर निकले उससे पहले ही जंगल में कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ चुके थे। वो गुंडे ऐसे थे जो ऐसे ही सड़कों पे कोई ओमेगा उसे दिख जाए और उन ओमेगाओं को उठा के ले जाते और बेच देते थे। वही ओमेगा के हाथों में विंग और यानली पहुंच चुके थे। विंग और यानली दोनों डर चुके थे। पहले तो दोनों भाग रहे थे, तब उनको डर था कहीं वो चारों उठ गए और उनके पीछे गुंडे भेज दिए तब। पर बहुत दूर तक जाने तक भी कोई नहीं आया तो यानली को समझ आ गया कि वो लोग नहीं जगेंगे, उनकी पहुंच से अब वो बाहर निकल जाएगी। यानली जानती थी वो अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती है, इसीलिए उसने सिटी की ओर जाने का फैसला किया था विंग को लेके। और दोनों ही सिटी की ओर भाग रहे थे। रास्ते में कुछ और दरिंदे भी यानली और विंग को मिल चुके। वो पहले से ही तो कुछ दरिंदों से भाग रही थी, फिर से मिल गया। कुछ हैवानों से भाग रही थी और अब दरिंदे मिल गए। यानली और विंग
दोनों को ही लड़ना नहीं आता था, दोनों ही अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे उन गुंडों से वो भाग रही थी, छिप रही थी। दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यानली के पेट में दर्द था। यानली 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो एक और विंग का हाथ पकड़ के और दूसरा अपनी टमी पे हाथ रख के उसके सहारे पे चल रही थी कि उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो उन चारों में से। पर वो है तो भी यानली का ही ना, इसीलिए यानली उस बच्चों को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए यानली भाग रही थी। वो गुंडे कहते ओ रही वो में गए, चलो पकड़ो। और विंग और यानली छुप गई। उनको उन लोगों की आवाज आई, पर फिर भी वो उन लोगों के हाथों में लग गई। वो सभी गुंडे उसे ले जाके बेचना चाहते थे, पर यानली और विंग ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो दोनों जैसे तैसे उनके साथ फाइट करने लगी। वहां पे एक पत्थर विंग ने देखा और वो उस गुंडे के सिर पे दे मारा था विंग ने, क्योंकि वो यानली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास मौका नहीं था उनको बेचने का, इसीलिए वो खुद ही अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। पर ऐसा हो उससे पहले ही विंग ने उसे मार दिया। अगर एक अल्फा को चोट लगी तो दूसरे अल्फा भी पागल होने ही वाले थे, और वो सभी पागल हो चुके थे और अब वो विंग के साथ करना चाहते थे। और वो सभी ही विंग को रोड पे फेंक देते हैं, सड़क पे, और उसके कपड़े फाड़ने लगे थे। यानी जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, उसके सिर पे चोट लग गई थी, उसके हाथों पे, उसके पैरों पे खून निकल रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था, उसके चेहरे पे लाचारी बेबसी थी। यानी ये सब कुछ उस दर्द को भी, जो उसका पेट में जो पेन हो रहा था, जो उसका बच्चा दे रहा था, वो सब भी वो इग्नोर करती है और उसके सामने जो वो नज़ारा देख रही थी विंग का, उससे वो बचाना चाहती थी। इसीलिए वो खड़ी होती है और उन सभी अल्फाओं को धक्का देने लगती है और वो विंग से दूर कर रही थी। विंग तो सदमे में चला गया था जब एक अल्फा ने उसके कपड़े निकालना स्टार्ट कर दिया था। विंग सन हो चुका था, लाश बन चुका था। ऊपर से विंग के सिर पे बहुत तेजी से चोट भी लगी थी, जिससे विंग बेहोश भी हो चुका था। यानली और विंग दोनों ही उनमें सने हुए थे। वो अल्फा फिर से यानली पे कोई हमला करते उससे पहले ही वहां पे कुछ कारें आ चुकी थी, कुछ लोग आ चुके थे। तभी वहां पे एक कार में से एक अल्फा बाहर निकलता है। वो अल्फा भाग के कहता है वो रही वो में गए, और तुरंत ही वहां पे जाता है। यानली बेहोश होने के टाइम पे सिर्फ उस अल्फा को देखता है, जो अल्फा अभी भाग के आया था, और वो उन सभी अल्फाओं को पकड़ के पीट रहा था और वो विंग की ओर बढ़ रहा था। एक और अल्फा था जो यानली की ओर बढ़ रहा था, और यानली ये नज़ारा देखने के साथ ही बेहोश हो चुकी थी। यानली बेहोश होने के टाइम पे कह रही थी, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमें हमें मत छूना, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो। तब जो अल्फा यानली को छूने वाला था, वो उसे कहता है हम तुम्हें बचाने आए हैं, हम तुम्हें बचाने आए हैं। तभी ही यानली बेहोश होने से पहले कहती है उसे बचाओ, उसे बचाओ। और यानली और विंग दोनों ही बेहोश थे और उसे दो अल्फा उठा के अपनी कार में ले जाते हैं। ये दोनों अल्फा थे कौन, कहाँ से आए, कौन है वो दोनों, और क्या ये दोनों सच में यानली और विंग को बचाने आए हैं, पर क्यों, क्यों, और क्या इनसे यानली और विंग को कोई खतरा होगा। आगे देखते हैं क्या होगा सच में खतरा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि वो दोनों है कौन और यहाँ पे क्यों आए और वो क्यों विंग को बचाने आए थे। चलो आगे जानते हैं। विंग, विंग कोई आवाज नहीं। उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। उस आंखों में बहुत पेन था, बहुत दर्द था, बहुत गिल्ट तक था, और डर भी था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी
उस बहते हुए आंसू को कोई पोंछता है। विंग को जब ये महसूस होता है तो विंग उस ओर देखता है, तो वहां पे कोई और नहीं, यानली थी। यानली विंग के आंसू को पोंछती है और कहती है, विंग, भूल जाओ उन सब चीजों को, मत याद करो। तब विंग तुरंत ही यानली को गले लगा लेता है। विंग तुरंत ही यानली को गले लग जाता है और कहता है, कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपने अपना बच्चा खो दिया, मुझे माफ कीजिए सीजिए। तब यानली विंग के सिर पे हाथ सहलाती है और उसे कंफर्ट करते हुए कहती है, नहीं आशियान, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो ना उस दिन क्या हुआ था। अब हम वो दिन देखते हैं, वो पास्ट देखते हैं जब यानली ने अपने बच्चे को खो दिया था। जब रास्ते पे दो ओमेगाई खून से लथपथ थी और उसे दो अल्फा लेके गए थे, वो दो अल्फा उनको हॉस्पिटल पे लेके गए थे। उन दोनों की ट्रीटमेंट हो रही थी। यानली को लग रहा था उसका लेबर पेन अभी ही स्टार्ट हो चुका है, इतना पेन उसे हो रहा था और वो चीख रही थी। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से यानली को और यानली के बच्चे को बचाया था। बाहर दो अल्फा थे, वो खड़े हुए थे और उसके साथ कुछ अदर ओमेगाए भी थे। उसमें से एक ओमेगा कहती है, सर, ये तो हम लोग वक्त रहते पहुंच गए, वरना इन ओमेगाओं के साथ क्या हो जाता। तब एक अल्फा था जो अभी बाहर की ओर देख रहा था, हॉस्पिटल की बालकनी से बाहर की ओर देख रहा था। वो अल्फा मुड़ता है और वो अल्फा उन लोगों की ओर देखते हुए सिर्फ ही कहता है और वो कुछ सोचने लगता है। उसे याद आता है उसकी खबरी का कॉल। वो खबरी कहता है, रैनवांगची सर, आज फिर से एक ओमेगा को सेल किया जा रहा है, वो भी अभी छोटी ओमेगा है, 13 साल का ही ओमेगा है, उसे बेच दिया गया है और वो उसे सेल करने वाले हैं। आप जल्दी से आ जाइए और उसे बचा लीजिए। तब लानवांगची कुछ काम कर रहा था अपने ऑफिस में। लानवांगची एक एनजीओ चलाता है जहाँ पे ऐसी ओमेगाएँ आती है जिस ओमेगा को बेचा गया हो, जिसे बहुत जबरदस्ती से इस ब्रोथल से काम पे भेजा जाने वाला हो। लानवांगची ऐसी ओमेगाओं को बचाता है जो ओमेगा इन अल्फा की दुनिया में अपने आप को कुछ ना समझती हो, या फिर वो अपने आप को ही एक टूल समझने लगी हो, या फिर उसे अपने आप से ही नफरत हो। ऐसी ओमेगाओं जो बेइज्जत होती है, जिसे बेचा जाता है, जिसे मारा जाता है, जिसे प्रताड़ना दी जाती है, उन सभी ओमेगाओं को लानवांगची बचाते हैं और अपनी एनजीओ में लेके आते हैं। वहाँ पे उनको बहुत अच्छे से रखते हैं, उनके करियर के लिए वर्क करते हैं। उन्होंने कई सारी ओमेगाओं को बचाया था और उनका खौफ बहुत था। हर एक सिटी के हर एक कोठे पे उनका खौफ था। इसीलिए तो हर एक कोठे पे आने वाली हर एक ओमेगा को बहुत ही सीक्रेटली रखा जाता था, बहुत सीक्रेटली रखा जाता था, क्योंकि उनको डर था अगर लानवांगची को पता चल गया और अगर लानवांगची आ गया तो उनके हाथों से सारा मौका चला जाएगा। लेनी भी जानती थी कि लानवांगची को अगर पता चल गया तो इस ओमेगा को बेचना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उसने बहुत ही जल्दी से ही विंग को बेचने की तैयारी विंग को बेचने की तैयारी कर ली थी। वो पहले तो सोच रही थी कि वो विंग को 14 साल का होने देगी, उसके बाद उसे बेचेगी, ताकि उसकी एक सडन एज के बाद उसे अच्छी कीमत मिले। पर
उसे डर था लान वांगची का, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि लान वांगची को पता चल चुका है कि एक ओमेगा फिर से बेचा गया है। बहुत मुश्किलों से वो अपनी ये दलाली का धंधा करती थी। कई बार वो लान वांगची के हथे चढ़ चुकी है। हर बार वो कैसे ना कैसे निकल ही जाती है लान वांगची से, चुंगल से। पर हाँ, उसकी वो ओमेगा ये नहीं निकल पाती। जो ओमेगा ये यहाँ पे जबरदस्ती आती है और लान वांगची उसे उठा के ले जाते हैं और उनको अच्छी जिंदगी देते हैं। लान वांगची को आज फिर से एक टिप मिली थी विंग की। लान वांगची जानते नहीं थे वो ओमेगा है कौन, पर लान वांगची को सिर्फ इतना पता था कि वो 13 साल का ओमेगा है। लान वांगची जिस टाइम पे ये ओमेगाओं को बेचने का कार्यक्रम हो रहा था, उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, उससे थोड़ा सा लेट पहुंचे थे। तब तक वेन चाओ, वेन माओ, वेन सुलियो, वेन सु विंग को लेके निकल चुके थे अपने गांव की ओर। इसीलिए लान वांगची इसीलिए लान वांगची विंग को वहां पे ही नहीं बचा पाए थे, कोठे पे ही। और उनको बाद में बहुत मुश्किलों के बाद उस गांव का पता मिला था। वो भी तब जब उसने उस लिनी को, उसके सभी जो भी गुंडे थे उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, और उसका जो कोठा था उसको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ तोड़ दिया और उसको सील कर दिया। आइंदा से अब इस कोठे पे कोई ओमेगा नहीं बेची जाएगी, कोई ओमेगा की जिस्म फरोशी नहीं होगी, कोई ओमेगा की चीखें नहीं सुनाई देगी। लान वांगची बहुत पहले ही ये कोठा बंद करना चाहता था, पर वहाँ पे बहुत सारी पावरें थी। ऐसा नहीं कि लिन ही गलत थी, नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, पुलिस होते हैं जो ऐसी जगहों पे खुद जाते हैं। इसीलिए वो अपने शौक के लिए इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और लिनी भी यही थी। इसीलिए लान वांगची को इस कोठे को तबाह करने में बहुत वक्त लग चुका था। लान वांगची बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके नाक के नीचे से एक ओमेगा को बेचा गया था। वहाँ पे कई सारी ओमेगा ये थी, उन सबको बेचा गया था और लान वांगची ने सबको वापस ला लिया था। पर विंग को ही वो वापस नहीं ला पा रहा था, क्योंकि विंग के बारे में कोई अगली टिप मिल ही नहीं रही थी। लान वांगची जानता था अगर उस ओमेगा को नहीं बचाया गया तो उस ओमेगा की जिंदगी हल हो जाएगी। उसके वो नन्ही सी जो जिंदगी है, नन्ही सी जान जो है, वो खुद उसके मन में कैसा डर बैठ जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। लान वांगची के नाम से वहाँ पे सब लोग कांपते थे। लान वांगची को जब उस गांव के बारे में पता चला था और वो जाने वाले थे, उस टाइम पे उसके ब्रदर भी उसके ऑफिस में आए थे। तब लान वांगची को रोकते हुए लान सीचन ने कहा था, आजान कहाँ जा रहे हो? तब तब लान वांगची ने कहा था, एक और ओमेगा है जिसे बेच दिया गया है, उसके ही माँ बाप ने, उसे बचाने जा रहा हूँ। तब लान सीचन ने कहा, कहाँ पे? तब लान वांगची ने बताया, किसान गांव पे। किसान गांव का नाम सुन के लान सीचन कहते हैं, वहाँ पे बहुत बुरे लोग रहते हैं, वो गुंडों से घिरा गांव है। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अकेले वहाँ पे जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। इसीलिए लान वांगची मान चुके थे अपने ब्रदर की बात को, और दोनों ही ब्रदर विंग और यानली को लेके आ जाते हैं। जो दो अल्फाए थे और उन लोगों को ले जा रहे थे, बचा रहे थे, वो कोई और नहीं, विंग को ले जाने वाला लान वांगची और लान सीचेन यानली को ले जाते हैं।
उन दोनों को बचा के। अभी वो दोनों हॉस्पिटल पे खड़े हुए थे। डॉक्टर कहते हैं बच्चा भी सही है और उसकी माँ भी, पर उसके बदन पे बहुत ही गंदे वाले घाव है, सिगार के, जूतों के, गरम तवे के, बहुत सारे ऐसे घाव है जो शायद ये ओमेगा बहुत ही बुरी तरीके से बर्दाश्त कर रही होगी। उसपे जो ये घाव है वो बहुत ही बेदर्दी दिखा रहा है। शायद उसका अल्फा बहुत ही बुरा होगा। सुनने के साथ पता नहीं क्यों पर लायन सिचन का दिल रो रहा था। लायन सिचन को ये बात बुरी लग रही थी। वांगची डॉक्टर से कहता है और वो छोटा ओमेगा, तब डॉक्टर कहते हैं वो छोटा ओमेगा सही है, उसके सिर पे चोट है और वो सदमे में है। उसे जो डर है वो उस पे हावी हो चुका है, इसीलिए वो अभी बेहोश है। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी रिकवर भी हो पाएगा। उसे हील होने में बहुत वक्त लग सकता है और आपको पेशेंसली काम करना होगा। तब लान वांगची कहता है लान वांगची वहां से बाहर की ओर चले गए थे किसी काम के लिए और लान सिचेन अभी भी वहीं पे थे। पर तभी ही लान सिचेन को उसकी माँ का कॉल आया, इसीलिए वो बाहर आ चुके थे। वो कॉल पे बात कर रहे थे। दूसरी ओर लान वांगची थे जो वहां हॉस्पिटल पे कॉरिडोर पे नहीं थे और हॉस्पिटल के अंदर विंग और यानली दोनों ही एक ही कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। दोनों ही एक साथ थे। यानली को अभी हल्का हल्का होश आ रहा हो वैसा लग रहा था, पर विंग अभी भी बेहोश था। उसे अभी होश नहीं आया था। तभी ही यानली की चीख विंग के कानों में गूंजी थी, क्योंकि यानली का हस्बैंड और उसके वो तीनों अल्फा तो उसके साथ हर रात जबरदस्ती करते थे, वो वहां पे पहुंच चुके थे। यानी कि वेन चाओ, वेन सुलियो, वेन सू और वेन माओ वहां पे आ चुके थे। वेन चाओ बहुत गुस्से में था। वेन चाओ आने के साथ ही यानली को उस हॉस्पिटल बेड से उठाता है, उसके बालों से उसे खींचता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से वहां पे फर्श में पटकता है और उसे कहता है वेन माओ यानली को गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने जिस ओमेगा को खरीदा था उस ओमेगा को वहां से भगाने की तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है। और वेन जुलियो तुरंत ही विंग के पास जाता है जो भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था और वो विंग को देखता है और उसे उसके कॉलर से खींचते हुए कहता है तुम ओमेगा, घटिया ओमेगा, अपने आपको बेच चुका हो और तुम्हें अपने मास्टर की रिस्पेक्ट करनी नहीं आई, भाग गए वहां से। और विंग उन लोगों को देखने के साथ और भी ज्यादा डरने लगा था। वेन माओ कहता है अब तो मैं कहीं पे किसी की राह नहीं देखने वाला, मैं अभी ही तुम दोनों के साथ जबरदस्ती करूंगा, तुम दोनों को नोचूंगा, तुम लोग समझती क्या हो अपने आप को। और तुरंत ही वेन माओ विंग विंग के पास जाता है और वो विंग के पास जाने ही वाला था, उससे पहले ही जो यानली फर्श पे गिरी हुई थी वो वेन माओ का पैरों से पकड़ लेती है और उसे रोते हुए कहती है नहीं नहीं, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, वो छोटी बच्ची है, वो भी छोटा बच्चा है, उसे छोड़ दीजिए। आपको अगर कुछ भी करना है मेरे साथ कर लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तभी ही वेन माओ यानली का जबड़ा पकड़ता है और उसे कहता है हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हें पनिशमेंट देने की बहुत जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छोड़ने की? वो तुरंत ही ये तक नहीं देखता कि यानली प्रेग्नेंट है, उसे कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, और वो यानली को बहुत बुरी तरीके से बेड पे फेंकता है। वेन चाओ, वेन सुली और वेन सू वो तीनों ही
उसके आसपास खड़े हुए थे और वो सभी हंस रहे थे। विंग डरा हुआ था और वो बेड पे दुबका हुआ था, यानी कि कॉर्नर पे चला गया था। और वो डर के मारे सिर्फ इतना ही कह रहा था, धीमे आहिस्ता आहिस्ता से कह रहा था, छोड़ दो सीजिए को, छोड़ दो सीजिए को, छोड़ दो। जैसे ही वेंसु ने ये सुना, सीजिए को छोड़ दो, तब वेंसु विंग के पास जाता है और वो विंग के चमड़े को पकड़ते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारे साथ करे? पर अभी वक्त है तुम्हारे साथ बहुत आराम से करेगी। पर अभी तुम्हारी शिष्य को पनिशमेंट देने की बहुत ज़रूरत है। उसके पर बहुत निकल आए हैं। उसको क्या लगा कि वो तुम्हें बचा लेगी? उसको क्या लगा कि वो तुम्हें यहाँ से निकाल पाएगी? ये सपना रह जाएगा तुम लोगों का। तुरंत ही वेन माउ यानली के साथ जबरदस्ती करने लगे ही थे। उसके कपड़े निकाल चुके थे और उसे बहुत ही बुरी तरीके से बाइट करने लगे थे। और वेन सू और वेन जूलियो और वेन चाओ, वो तीनों भी यानली को छूने छूने लगे थे। वो तीनों भी, यानी कि वो चारों ही यानली को बहुत बुरी तरीके से छूने लगे थे। और वेन माओ तो यानली को बहुत बुरी तरीके से उल्टा करता है और उसे बेड पे उसका जो गर्दन का हिस्सा था उसे दबाने लगता है, जिससे यानली को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर अभी ही इस बेड से बाहर निकल जाएगा। उसे सांस नहीं आ रही थी और उसे जब बेड पे फेंका गया था, फ्लोर पे फेंका गया था, तभी से ही उसके पेट में फिर से दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। और अभी उसके पेट से और भी ज्यादा दर्द होने लगा था और वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी थी, अच्छा नहीं नहीं, बहुत दर्द है, प्लीज प्लीज बचाओ बचाओ, कोई है। तभी ही जो वेन माओ अभी यानली के कपड़े आधे से ज्यादा खोल चुका था और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने ही वाला था, उसी टाइम पे वहां पे कुछ लोग आ चुके थे। लैंस सिचन से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तुरंत ही वेन माओ को एक लात मारी और वेन माओ बेड से नीचे गिर चुका था। और यानली के पेट से बहुत दर्द था और उसका जो हिस्सा था प्राइवेट पार्ट का, वहां से खून बहना स्टार्ट हो चुका था। दूसरी ओर वेन जूलियो, वेन सू और वेन चाओ, वो तीनों शॉक हो चुके थे। उसके ब्रदर को किसने मारा? और वो सामने की ओर देखते हैं तो सामने की ओर दो अल्फा थे, बहुत ही गुस्से में, खूंखार, और उनकी आंखें इतनी डार्क थी, उनका गोरा इतना डार्क था कि उनको देखने के साथ ही वो लोग कपकपाने लगे थे। पर वो बहुत ही घटिया किस्म के अल्फा थे, उनको शर्म जैसा कुछ था ही नहीं। और वो वांगची और लान सिचन के साथ लड़ने की कोशिश करने लगे थे। पर वांगची और लान सिचन फाइट में बहुत अच्छे थे, इसीलिए उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं और उसे वहीं पे ही पकड़ के बांध देते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस के साथ उनको भेज दिया जाता है। यानली की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। यानली की चीखें इस फाइट के दौरान सभी को सुनाई दे रही थी। विंग जैसे तैसे अपने डर को काबू में करते हुए यानली के पास पहुंचता है और यानली को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो यानली के कपड़े सही कर रहा था। वो यानली को अपनी गोद में सिर रखते हुए कह रहा था, सीजिए सीजिए, रो मत, सीजिए रो मत, आपको कुछ नहीं होगा, सीजिए आपको कुछ नहीं होगा। और वो भी यानली के पेट को छू रहा था। उसे समझ आ नहीं रहा था क्या हो रहा है, पर वो इतना समझ रहा था, शायद शायद सिचिए को बच्चे की वजह से कोई बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर भी बहुत ही हरी से वहां पे आ चुके थे और वो यानली को ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। जब यानली को होश आया तब उसे पता चला कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लान सिचेन और लान वांगची को ऐसा लग रहा था, शायद यानली चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, तड़पेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानली ने बस एक बार अपने टमी को सहलाते हुए सिर्फ इतना ही कहा था, अच्छा हुआ तुम नहीं आए। उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। और लान सिचन ने ये बात सुनी थी।
लैंसिचन को समझ नहीं आ रहा था ये ओमेगा ऐसा क्यों कह रहा है, पर उसे अभी सेफ रखना बहुत जरूरी था। दूसरी ओर विंग था, वो बहुत ही डरा हुआ था। कोई उसके पास जाता तब भी वो डर जाता था। उसे किसी पे भरोसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पे सबको देख के डर साफ साफ दिख रहा था। वो सिर्फ यानली पे ही ट्रस्ट कर पा रहा था। वो भी यानली के होश में आने की राह देख रहा था। जैसे ही यानली होश में आ गई थी, वैसे ही विंग यानली के पास जाता है और उसे माफी मांग रहा था। कह रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका बच्चा आपके पास नहीं रहा। पर यानली कुछ नहीं कहती है। विंग को इस बात का गिल्ट मन में रह गया था कि उसकी वजह से उसकी सीजे का बच्चा नहीं रहा। वो उस टाइम पे बहुत कुछ नहीं कहता, ना ही यानली कुछ रिएक्ट करती है। परवीन को ऐसा लग रहा था शायद यानली की आंखों में अपने बच्चे को खोने का गम है और वो गम उसकी वजह से उसे मिला है। दूसरी ओर लान सिचेन और लान वांगची ये तय कर रहे थे कि हमें इन दोनों को अभी बहुत सेफली रखना होगा और बहुत ही हिफाजत से रखना होगा, बहुत सेफली रखना होगा। इन दोनों की टेक केयर करनी होगी। इसीलिए इन दोनों को लेके वो लोग लान मेंशन के लिए चले आए थे। जब लान वांगची ने यनली से कहा था कि हम इंचियो से है और हम ओमेगाओ को प्रोटेक्ट करते हैं, तब यानली ने कहा था मुझे कहीं नहीं जाना है। तब लान सिचन ने यानली को समझाया था और कहा था आपका हस्बैंड आप पे फिर से हमला कर सकता है और हम आपसे कभी भी आपकी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं पूछेंगे। हम आपको दुखी नहीं करेंगे, हम आपको पेन नहीं देंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए। शायद आपके लिए ये आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का मौका हो। यानली को कोई उम्मीद नहीं थी, पर हाँ, यानली जानती थी उसे विंग को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसे विंग को बचाना है। क्योंकि वो इतना समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड और उसके वो नालायक तीनों ब्रदर अभी भी बाज नहीं आएंगे और वो फिर से विंग और यानली को हार्म करने आ जाएंगे। इसीलिए लान सिचन की बात पे यानली विंग के बारे में सोचते हुए हाँ कहती है और कहती है ठीक है हम आएंगे। और लान वांगची और लान सिचन यानली को और विंग को लेके लान मेंशन के लिए आ चुके थे। लान मेंशन बहुत बड़ा था। वहाँ पे बहुत ही कंफर्ट जोन हो वैसा लग रहा था। बहुत सुकून था, शांति थी। यानली और विंग दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और वो डर रहे थे। वो इधर उधर देख रहे थे। वो इतने बड़े मेंशन को पहली बार देख रहे थे। उन दोनों को डर लग रहा था, क्या पता ये लोग भी उसे बेच दे, क्या पता ये लोग भी उसके साथ कुछ बुरा करे, क्या पता ये लोग भी उसके साथ जैसा यानली मन में कहती है जैसा मेरे साथ हुआ वैसा विंग के साथ होगा। तब यानली ये रिस्क लेना चाहती थी क्योंकि उसे उन अल्फाओं की आंखों में कुछ गंदी बातें नहीं दिखी थी, एक केयर ही दिखा था। पर अभी यानली जानती थी उसकी ये हालत नहीं है कि वो विंग को प्रोटेक्ट कर पाएगी, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन जरूरी लगा और वो लान मेंशन में सभी चीजें देखने लगी थी। तभी ही लानी आती है और लानी आने के साथ ही यानली और विंग दोनों के सिर पे हाथ सहलाती है और उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए उसे सोफे पर बिठाते हुए कहती है, बेटा, बेटा कैसे हो तुम दोनों, ठीक हो? डरना मत, ये तुम्हारा ही घर है, ऐसा ही समझना। लानी इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी लानी इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी क्योंकि लान वांगची लान सीचन ने पहले ही उन दोनों की हालत के बारे में लानी को बता दिया गया था। लानी
ये बात सुन के ही बहुत दर्द में आ चुकी थी। वो समझ रही थी इन बच्चों ने कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। इन बच्चों ने कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा। इसीलिए रानी उन दोनों को एक मदर वाली जो फीलिंग होती है ना, वो दे रही थी। वो इन दोनों को कस के गले लगाती है, कंफर्ट देती है और उन दोनों को यहाँ पे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगती है। यानली और विंग दोनों ही पहले तो डर रहे थे। पर जैसे ही लानी का वो वार्म वेलकम उसने देखा, उसी के साथ ही वो समझ चुके थे कि ये अच्छी लेडी है, ये उनके साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। पर लानी बहुत प्यार से उन दोनों को रख रही थी, उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, उनके जो भी जख्म थे वहां पे मलहम लगा रही थी। यानली तो फिर भी कंफर्टेबल हो चुकी थी, उसकी आंखों में इतना डर नहीं था, पर विंग की आंखों में था एक ट्रस्ट इशू, एक ऐसा डर। उसे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पे जो भी है वो उसे हार्म कर देगा। यानली को भी डर था, उसे इस बात का डर था, क्या पता उसका वो दरिंदा अल्फा कब आएगा और कब उसे यहाँ से ले जाएगा और कब फिर से उसे उस नरक भरी जिंदगी में वापस झोंक देगा। हर आहट के साथ उन दोनों का डर लान परिवार महसूस कर रहे थे। लान परिवार उनको इस डर के साये से बाहर लाना चाहता था, बहुत ही कोशिश कर रहा था। लान परिवार लानी यानली और विंग के पास ही रहती थी, उन दोनों को कई सारी बातें बताती थी, बहुत कुछ उन दोनों को समझाती थी। पर वो दोनों शायद अभी इस हालत में नहीं थी कि वो इस बातों को समझ पाए। इसीलिए लानी ने उन दोनों को कुछ टाइम के लिए ही सही पर अकेला रहने का सजेशन दिया था, और वो दोनों भी चुपचाप अकेली रहना भी चाहते थे। विंग रात को डर की वजह से जग जाता था, उसे नाइटमेयर आते थे। जब पहली बार विंग के साथ ऐसा हुआ था, उस टाइम पे लान वांगची अभी ही अपनी लाइब्रेरी से बाहर आ गया था। उसे जब विंग की चीख सुनाई दी, तब लान वांगची तुरंत ही भागा विंग के पास। उसने विंग को डरते हुए देखा, सहमते हुए देखा, तो उसने विंग के छूने की कोशिश की। तो विंग उस छुवन की वजह से और भी ज्यादा चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसे लग रहा था मानो ये भी वही हाथ है जो उसे नोचना चाहते हैं। उसे वही सब चीजें दिख रही थी, उसे सबकी आंखों में वही हैवानियत दिख रही थी, वही लश दिख रहा था जो उसे उस टाइम पे दिख रहा था जब उसे बेचा गया था। उसे वही अल्फाओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसके लिए गंदी बातें बोल रहे थे। विंग की ऐसी पैनिक अवस्था को देखते हुए लान वांगची डर चुका था। लान वांगची को समझ में आ चुका था ये छूने की वजह से डर रहा है, इसीलिए लान वांगची ने अपने कदम पीछे ले लिए और लान वांगची उसके साइड में बैठे हुए उसके उससे दूर जाते हुए उसे कंफर्ट देने लगे था। लान वांगची विंग से कहता है, डरो मत, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, मैं हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा, सेफ करके रखूंगा, मत डरो, मत डरो। और वो विंग को रोने से भी मना कर रहा था, वो विंग को रोने से भी मना कर रहा था। विंग ने जब अपनी आंखें खोली और अपने सामने लानवांगची को देखा और उसने लानवांगची को इस कहते हुए सुना कि वो है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा, उसके पास कोई नहीं आएगा। इस बात से शायद शायद विंग के दिल को सुकून मिला, कंफर्ट मिला और विंग काम डाउन होना स्टार्ट हो चुका था।
विंग को ऐसी नाइटमेयर और ऐसे पैनिक अटैक आए दिन आना स्टार्ट हो चुका था। लान वांगची से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले पहले तो लान वांगची को ऐसा लग रहा था शायद वो उसे बचाना चाहता है, शायद वो उसकी केयर करना चाहता है, इसीलिए वो विंग के बारे में बहुत सोच रहा है। पर उसे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा कि नहीं, ये सिर्फ केयर नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, ये कुछ और है, कुछ और। जो विंग के बहते हुए आंसुओं को देखने के साथ ही दिल में पेन बन के आ रहा है। उसे समझ आ रहा था कि वो विंग की ओर खींच रहा है। वो विंग को इस तरीके से नहीं देख पा रहा है। लान वांगची बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभालते थे। लान वांगची कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। नहीं, अगर अगर उसको कुछ और समझा तो, अगर उसने यानी कि विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो, क्या पता अगर विंग यहाँ से चला गया तो। लान वांगची के मन में बहुत डर थे, बहुत। वो अब विंग को खोना नहीं चाहता था। वो अब विंग को यहाँ से कहीं जाने देना नहीं चाहता था। अब वो विंग को अपना बनाना चाहता था, पर पूरी ईमानदारी से। तब जब विंग उसे एक्सेप्ट करे, तब तक कुछ भी नहीं। लान वांगची की ऐसी हालत को उसकी माँ भी नोटिस कर रही थी। उसे समझ में आ रहा था शायद विंग ने घर कर लिया है, शायद लान वांगची के दिल में विंग आ चुका है। पर उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बहुत ही अच्छे से विंग को एक्सेप्ट भी करना चाहते थे। विंग एक बार यानली के सामने खड़ा था। वो यानली की आंखों में आंसू देख पा रहा था और यानली अभी बाहर खिड़की की ओर देख रही थी और खड़ी हुई थी और वो अपने पेट पे हाथ सहला रही थी, अपनी टम्मी पे। और शायद वो अपने अजन्मे बच्चे को महसूस कर रही थी। ये देखने के साथ ही विंग उस गिल्ट में फिर से चला गया था। विंग को ऐसा लग रहा था उसकी सिंचिए उसके बच्चे की मौत की वजह से बहुत दर्द में है। पर विंग इस बात को लेके इतना पैनिक हो चुका था कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। विंग ने अपने हाथों की नस काट ली थी। विंग आधे घंटे से नस काटे हुए उस रूम में पड़ा हुआ था। लान वांगची बाहर गया था। लान सिचन थे नहीं और लानी यानली के पास थी। इसी वजह से किसी को भी पता नहीं चला कि विंग ने क्या कर दिया है। जब लान वांगची घर पे आया और आज लान वांगची विंग के लिए चॉकलेट लेके आया था। वो आए दिन हर दिन कुछ ना कुछ लाता रहता था। वो विंग को अपने लिए कंफर्ट करना चाहता था, इसीलिए वो बहुत कोशिश भी करता था। वो आने के साथ ही विंग का नाम लेते हुए कहता है, विंग कहाँ हो, जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। और वो कमरे में इधर उधर देखता है, पर कमरे में कहीं पे भी विंग नहीं था। लानवांगची पैनिक हो चुका था और वो तुरंत ही विंग को इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लानवांगची ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला, वैसे ही उसकी चीख निकल गई थी और वो चीखते हुए कहता है, विंग। वो भागता है और विंग को बाथटब से निकलता है। पूरा का पूरा बाथटब खून में पूरा का पूरा बाथटब लाल पानी में सन चुका था। विंग के जो भी खून था वो पानी में मिल चुका था और वो पानी पूरा का पूरा लाल हो चुका था, मानो खून से पूरा टब भरा हो। और विंग उसमें लेटा हुआ था, बेहोश था। वांगची की ये चीख पूरे मेंशन में गूंज उठी थी। सभी भागते हुए उस कमरे में आ रहे थे और लान वांगची को इतना पैनिक करते हुए और विंग को अपनी बाहों में लेते हुए देख के सब डर चुके थे। तभी ही वहां पे भागते हैं और विंग को लेकर हॉस्पिटल पे जाते हैं। विंग अभी हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था और डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। विंग मौत की कगार पे आ चुका था। लान वांगची रो रहे थे। लान वांगची रो रहा था।
लैंसी चैन लैनवांगची के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और उसे कंफर्ट देते हैं। वो दूसरी ओर यानली की ओर देखते हैं। अभी यानली हॉस्पिटल के बाहर गई थी, खुली हवा लेना चाहती थी। उसके पीछे लैन सिचेन आते हैं। लैन सिचेन यानली से कहते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तब यानली कहती है, विंग ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या विंग अभी भी अपने आप को नहीं संभाल पाया होगा? तब लैन सिचेन यानली से कहते हैं, मैं आपसे एक बात कहूँ, विंग आप पे ज्यादा भरोसा करता है, आपको ज्यादा समझता है, आपकी बातों को ज्यादा समझता है, शायद इसलिए कि उसके बुरे वक्त में आप उसके पास थे, उसके साथ थे, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। अभी आपको ही विंग को समझाना होगा कि उसने जो किया वो गलत है। वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता है। उसे आप समझा सकती हो, कह सकती हो कि उसने जो किया वो गलत है, उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे इस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तब यानली इस बात को समझती थी। विंग को होश आ चुका था। यानली विंग के पास थी। यानली विंग को डांटते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया विंग? विंग कहता है, सीचिए, मेरी वजह से आपसे आपका बच्चा छिन गया, मेरी वजह से। तब यानली विंग के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, अच्छा हुआ, जानते हो इस बात को? और लान परिवार सारा बाहर ही खड़ा हुआ था और वो ये सब बातें सुन रहा था। लान परिवार ने अभी तक इन दोनों में से किसी को नहीं कहा था कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ, पूछा तक नहीं था कभी भी कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ है। यानली विंग को कहती है, तुम अपने आप को मारना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे बाप ने बेच दिया। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो, उसके बाद मुझे कहना मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत उम्मीद से वेंचाव के साथ शादी करके उस घर में गई थी, बहुत उम्मीद से। जैसे ही मैं वहां पे पहुंची ना, मुझे उस घर की हकीकत पता चली, बिना मेरी मर्जी से, बिना मुझे पूछे, बिना मुझे बताए, शादी से पहले, या फिर कहो मेरे बाप ने मुझे बेच दिया दावरी के नाम पे। और उन्होंने मुझे साफ कहा कि तुम इस घर में कभी नहीं आ सकती हो। पता है मेरे साथ क्या हुआ था उस घर में? वो चारों अल्फा थे, हर रात आते थे, हर रात नोचते थे, सिर्फ मुझे ही नहीं, उनकी बाकी तीनों पत्नियों को भी। हर रात उस घर में सिर्फ हमारी चीखें निकलती थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम मर जाए। सच कहूँ तो मुझे पता तक नहीं था कि जो बच्चा था मेरा, उस बच्चे का बाप कौन था। ये मैं कैसे मैं बदकिस्मत ओमेगा हूँ जिसे पता ही नहीं है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? क्या मर जाऊँ, या मैं हिम्मत हार दूँ, या मैं जीना छोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? वो लोग घटिया है, मैं नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग घटिया थे। मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैंने किया होता तो मुझे गिल्ट होती, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या क्या करूं मैं बताओ? तुम कब बाहर आने वाले हो इस डर के साये से? कब? जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को, उन लोगों पे तुम थोड़ा सा तो भरोसा करो, थोड़ा सा। मैं मान सकती हूँ तुम्हें इस दुनिया के सभी अल्फा से नफरत है। मैं मान सकती हूँ तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी अल्फा घटिया होते हैं। फिर क्या तुम्हें लगता है हम जिसके साथ रह रहे हैं वो ऐसे है? विंग सिर्फ नाम ऐसे हिलाता है। तब यानली कहती है, आशियान, मेरे भाई, मेरे पास बेशक मेरा बच्चा नहीं है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे वो वापस मिलेगा भी या नहीं। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अब, क्योंकि
तुम मेरे पास हो, मेरा ब्रदर बन के, मेरा बेटा बन के। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे अपनी माँ और अपनी बहन के रूप में एक्सेप्ट करोगे। ये सुनने के साथ ही विंग बहुत इमोशनल हो जाता है और वो तुरंत ही यानली को गले लगा लेता है और वो कहता है, हर चीज़, हर चीज़, मैं आपके अलावा इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं करता, किसी पे नहीं। आपने आपने मेरे लिए, आपने उस दिन, तब यानली विंग को कहती है, बस 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 विंग, उस दिन अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं ऐसा कुछ ना करती और मैं बहुत ही बुरी जिंदगी जी रही होती। तुम जानते हो उन लोगों की सोच क्या थी? मुझसे मेरा बच्चा छीनना और फिर से मेरी वही दुर्दशा करना। वो हैवान थे, वो जानवर थे। अच्छा ही हुआ मैं उससे दूर चली आई। तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैं उन लोगों से दूर आएगी। आशियन, तुम रो मत बेटा, रो मत। और वो तुरंत ही उसके फोरहेड पे एक किस करती है। लांसीचन ये सब सुन रहे थे, उसकी मुट्ठियां गुस्से में बिछ रही थी। लानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। लान कुरन ये सब सुन के अपने आप को नहीं संभाल पाए और दूसरी ओर चले गए थे। लान वांगची मन में कहते हैं, शायद मैंने जो ये काम किया अच्छा ही किया। और उसके बाद से लान शीचेन यानली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो चुके थे। यानली के आसपास किसी भी अल्फा को आने तक नहीं देते थे। वो हर पल हर दम यानली को प्रोटेक्शन करते थे। यानली समझ रही थी कि लान शीचेन के मन में उसके लिए फीलिंग आ चुकी है, पर यानली ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहती थी। दूसरी ओर लान वांगची विंग के लिए कंफर्ट जोन बनना स्टार्ट हो चुका था। वो विंग को हंसाता, विंग को बुलाता, विंग को साथ खेलता, विंग को बाहर घुमाने ले जाता। और वो इतनी मेक श्योर करता कि उसके आसपास कोई भी ना पाए, कोई अल्फा भी नहीं, कोई ओमेगा भी नहीं। वो जहाँ पे भी विंग को ले जाता वहाँ का जितना भी एरिया होता है वो बुक कर लेता और वहाँ पे किसी को नहीं आने देता। वो दोनों सिर्फ अकेले रहते या तो कभी कभार उसका परिवार साथ में रहता। ऐसे ही फिर से 6-7 महीने बीत चुके थे। आज लान सिचन यानली के सामने खड़े हुए थे, पूरे घर के सामने। लान सिचन घुटनों पे थे और यानली खड़ी हुई थी। लान सिचन यानली से कहते हैं, मुझसे शादी करोगी? तब यानली मना कर देती है। लान सिचन कहते हैं, क्यों, क्यों मना कर रही हो? क्या तुम्हें फिर से जीने का हक नहीं है? क्या मैं बुरा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पहले अल्फा जैसा होगा? तब यानली तुरंत ही लान सिचन के होठों पे अपने हाथ रख देती है और उसे कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपका परिवार है, पर मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ। मैं गंदा हो चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से गंदा हो चुका हूँ। मुझे खुद को अपने आप से नफरत आ रही है। मैं कभी भी उस आईने में अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी गंदी हूँ, कि आप, मैं नहीं चाहती कि आपकी ओमेगा गंदी हो। आप बहुत अच्छे हैं, तो आपकी ओमेगा भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब लांसीचन तुरंत ही यानली के पास आते हैं, उसके गालों को दोनों ही हथेली में छूते हैं और उसे कहते हैं, तुम नहीं हो गंदी, नहीं हो। उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम नहीं हो यानली, बिल्कुल नहीं हो गंदी। गंदे वो लोग थे, उनकी सोच थी, वो घटिया लोग थे। बुरे वो लोग थे जिसने पैसों के नाम पे, दावरी के नाम पे तुम्हें बेच दिया गया था। तुम्हें नोचने वाले वो लोग गंदे थे, तुम नहीं। तुम प्योर हो, प्योर, एक प्योर सोल हो जिसने प्रेगनेंसी की हालत में भी एक बच्चे को बचाने का सोचा, उसको लेके हिम्मत करके वहां से भाग निकले। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि जैसी हालत तुम्हारी थी वैसी उसकी हो। प्लीज एक्सेप्ट कर लो मुझे, प्लीज मुझे अपना अल्फा बना लो, प्लीज प्लीज मुझे मुझे अपना अल्फा बना लो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहते हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहती हो, तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। पर प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ।
तब लानी भी यानली के पास आती है और यानली के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, हाँ हाँ कह दो, मुझे तुम जैसी बहुत प्यारी सी ओमेगा अपनी बहू के रूप में मिल जाएगी, प्लीज हाँ कह दो। तब यानली रोते हुए लानी के गले लगाते हुए कहती है, नहीं माँ, नहीं, मैं कैसे कहूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। तब लानी यानली के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, तुम स्वार्थी नहीं हो, नहीं हो यानली, नहीं हो। और वो उसके फोरहेड पे एक किस करती है और उसे कंफर्ट देते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, और मैं गर्व से कहूंगी कि तुम मेरी बेटे की ओमेगा हो। तुम्हारा पास जो भी है, जो भी था, वो सब भूल जाओ, तुम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में जियो, मेरे बेटे के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताओ, जो भी दुख दर्द है वो सब भूल जाओ, वो सब हील हो जाएगा। मेरा बेटा का जो भी प्यार है वो तुम्हारे हर जख्म को हील कर देगा, उसमें मलहम लगा देगा, तुम्हें एक बेहतर, एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। तब यानली सोचती है, यानली कहती है, पर तब लांसी चैन और लानी दोनों ही यानली को समझाते हैं और कहते हैं, प्लीज हाँ कह दो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं ना, हाँ कह दो। तब यानली कहती है, ठीक है, पर मुझे उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तब लांसी चैन तुरंत ही हाँ कहते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम जितना चाहो उतना टाइम ले लो, शायद पूरी जिंदगी ले लोगी तब भी चल जाएगा, बस तुम मेरी बन जाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाए, कोई मुझे तुमसे दूर ना ले पाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। तब यानली भी हाँ कह देती है और यानली और लान सिचुएन की शादी हो चुकी थी। दूसरी ओर लान वांगची भी विंग को बहुत प्यार करते थे, बहुत। लान वांगची भी विंग को बहुत प्यार करते थे। वो विंग की आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। वो विंग को पूरी तरीके से सेफ करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और शायद वो उसमें कामयाब भी हो चुके थे। लान वांगची जिस तरीके से विंग को प्यार करने लगे थे, उसी तरीके से विंग के दिल में भी लान वांगची को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका था। विंग जब भी रात को चीखता, चिल्लाता, डर से कांपता, तब उसके पास लान वांगची होते थे, उसका सहारा बन के, उसका प्रोटेक्शन बन के। उसे ये कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मत डरो, मत डरो। और ऐसे ही विंग को महसूस होने लगा कि हाँ, लान वांगची है उसके लिए, हर पल है उसके लिए। और एक दिन लानी ने सबके सामने विंग से कहा, बेटा विंग, तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम 18 साल के हो चुके हो, क्या तुम शादी करना चाहते हो? तब विंग शॉक हो चुका था। तब लानी कहती है, क्या तुम मेरे बेटे लान वांगची से शादी करोगी? क्या तुम मेरे बेटे लान वांगची से शादी करोगे? ये बात सुनने के साथ ही विंग ब्लश करने लगा था, क्योंकि लानी के यहाँ पे विंग और यानली आए थे, उसके बाद से 3 जैसा टाइम बीत चुका था। वो अभी भी यहीं पे ही रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे, और लान सिचेन और यानली की शादी को भी 1 साल हो चुका था। विंग दिल ही दिल में लान वांगजी से प्यार करने लगा था, और वो अपने उस पास्ट को नहीं भूल पा रहा था, इसीलिए वो अपने आप को लान वांगजी के काबिल नहीं समझता था। इसीलिए उसने कभी हिम्मत भी नहीं की लान वांगची को कन्फेस करने की। पर उसे लान वांगची की आंखों में अपने लिए प्यार दिखता था, बहुत प्यार दिखता था, और वो उसमें खोना भी चाहता था। पर फिर भी वो अपने आप को संभालता था। लानी ने
लान वांगची से कहा, लानजान, क्या तुम नहीं करना चाहते शादी? तब लान वांगची कहते हैं, हाँ माँ हाँ, मैं तो अभी ही करना चाहता हूँ। अगर विंग हाँ कहेगा तो मैं अभी ही इसको लेके मेरे ब्यूरो चला जाता हूँ। तब विंग बड़ी बड़ी आंखें करके लान वांगची की ओर देख रहा था। तब लान वांगची तुरंत कहता है, हाँ है तुम्हारी? बहुत प्यार से पूछता है। तब विंग सिर्फ आंखें ही करके ही झपकाता है, यानी कि इशारों में कहता है हाँ। ना ही वो अपने शरीर का कोई भी गेस्चर चेंज करता है, ना ही वो होठों से कहता है, वो सिर्फ अपनी आंखों के पलकों से कहता है। लान वांगची उसकी इस आंखों के पलकों के इशारे को समझ जाता है और तुरंत ही वो उसके पास आता है, उसे अपनी गोद में लेता है और पूरी घर में उसे घुमाने लगता है और वो उसे गोल गोल घुमाने लगा था और वो बहुत ही हैप्पी था और कहता है, यस 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 यस, मुझे विंग ने हाँ कह दी, मुझे विंग ने हाँ कह दी। और वो उसे बहुत ही घुमाने लगा था। घर में एक खुशी का माहौल दौड़ उठा था, खुशी का माहौल फैल चुका था। सब बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। विंग भी बहुत हैप्पी था। विंग भी लान वांगची के गले में अपने हाथ लगा लेता है। विंग लान वांगची के गालों को छूते हुए कहता है, जानते हो ना मेरे पास को, या फिर भी। लान वांगची तुरंत ही सबके सामने विंग के फोरहेड पे एक किस करता है और उसे कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारे पास को, मैं नहीं जानता तुम्हारे पास को, नहीं जानना चाहता हूँ, ना ही याद रखना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हें याद रखने देना चाहता हूँ। सिर्फ हम दोनों हैं, हम दोनों ही हैं हमारी जिंदगी में और हमारा परिवार। उसके अलावा हम कुछ नहीं याद रखना चाहते, कुछ भी नहीं। प्लीज विंग। विंग भी कहता है और उसके बाद विंग और लान वांगची की भी शादी हो चुकी थी। लान वांगची ने विंग को टाइम दिया था, तो शायद विंग टाइम लेना नहीं चाहता था, इसलिए विंग ने ही सामने से पहल की थी लान वांगची के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। और लान वांगची बहुत हैप्पीली इस बात को मान भी लेता है। उसके बाद उन दोनों की इस एक्सेप्टेशन का ये रिजल्ट आया कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ही सबको पता चल गया कि विंग प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस है। ये सुनने के साथ तो लान सिचेन बड़ी बड़ी आंखें करके लान वांगची की ओर देख रहे थे। लान वांगची कहता है, वैसे गीता मैंने तो सिक्सर मार दिया, आप कब चौका मारने वाले हो? आप कब फोर का चौका करोगे? तब लान वांगची लान सिचेन छोटा सा मुंह करते हुए कहते हैं, मैं कैसे चौका मारूं, मैं कैसे फोर खेलूं, मेरी वाइफ, मेरी ओमेगा मुझे छूने ही नहीं देती, ऐसे कर रहे थे। और ये सारी बात यानली ने सुन ली थी। यानली भी सोच रही थी फिर से एक बच्चे की माँ बनने को। उसे लान सिचन से बहुत प्यार हो चुका था और उसने लान सिचन को हाँ कह दिया। और उसका ये नतीजा हुआ कि यानली का उसका ये नतीजा हुआ कि जब विंग की डिलीवरी हुई, उसके दोनों ट्विंस बच्चे पैदा हुए, उसी टाइम पे सबको पता चल गया कि यानली भी प्रेग्नेंट है। और लान परिवार बहुत हैप्पी हो चुका था क्योंकि उनके खानदान के दो चिराग, आयुआन और लांचोय, इस दुनिया में आ चुके थे। दोनों ही अल्फा थे। उसके बाद उसकी प्यारी सी नन्ही सी परी लानफई आ चुकी थी, जो कि एक ओमेगा थी। वो बच्चों के साथ कब यानली और विंग अपना पास्ट भूल गए उसे पता ही नहीं चला। विंग और यानली बच्चों के साथ अपना जो डरावना पास्ट था, जो बेड कस्टम उनके साथ हुआ था, जो क्रूरता उन्होंने इस दुनिया की देखी थी, वो सब भूलने लगे थे। उन दोनों की जिंदगी में मानो हैप्पीनेस इस तरीके से आ चुकी थी कि उनकी जिंदगी में कभी दुख था ही नहीं, कभी पतझड़ आया ही नहीं था। सिर्फ बसंत ही थी, बसंत ही थी। और वो दोनों ऐसे ही जी रहे थे। और घर के सभी को भी यही लग रहा था, को भी यही लग रहा था कि वो दोनों बहुत हैप्पी है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। पर तब तक, जब तक उनके बच्चों ने बेड कस्टम की बात नहीं कही थी,
तब तक कि उनके बच्चों ने ये नहीं कहा था कि अल्फा ओमेगा को ट्रू समझते हैं। अब हम करंट टाइम में आ चुके हैं। सारा पास्ट, सारा का सारा अतीत सब खत्म हो चुका है। अब हम रिजल्ट में हैं। अभी के टाइम पे सुजोय और आयुवान दोनों ही 6-7 साल के हो चुके हैं और लानफई 5-6 साल की हो चुकी हैं। सुजोय, आयुवान और लानफई अभी तीनों की तीनों लान वांगची और लान सिचेन के सामने बैठे हुए थे। लान सिचेन और लान वांगची दोनों ही अपने बच्चों को कहते हैं, हाँ, वेट कस्टम थे और शायद हमेशा रहेंगे। शायद हमेशा हर अल्फा ओमेगाओ को अपने लिए टूल की तरह यूज़ करेगा। पर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर के प्यारे से अल्फा किसी ओमेगा को टूल समझे, उसे इंसान ना समझे और उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करे। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ़ इतना चाहूँगा कि मेरे घर के अल्फा हर ओमेगा को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। एक जो केयर की नज़र होती है उससे देखें, ना कि कोई और नज़र। ब्लांसी चेन लैंडफ़ॉल को कहता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर का ओमेगा कमज़ोर हो, जो ऐसे अल्फ़ाओं के सामने झुक जाए, ऐसे अल्फ़ाओं के सामने दब जाए, जो बुरे हैं, जो ओमेगा को कुछ नहीं समझते। मैं सिर्फ़ इतना करूँगा कि मैं तुम्हें इतना प्रोटेक्ट करूँगा और इतना तुम्हें सिखाऊँगा कि तुम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करो। ना ही तुम्हें अपने बाबा की ज़रूरत पड़े, ना ही अपनी माँ की और ना ही तुम्हें अपने गगा की ज़रूरत पड़े। तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, इतना स्ट्रॉन्ग मैं तुम्हें करना चाहती हूँ, इतना मज़बूत कि कोई तुम्हें तोड़ ना पाए और इतना कैपेबल कि तुम्हें किसी और के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तब लान शुशुई कहता है, क्या किसी ओमेगा का अपने अल्फा के सामने हाथ फैलाना गलत है? तब लान शुशुई को कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओमेगा का हक होता है अपने अल्फा के सामने हाथ फैलाना और अल्फा की फर्ज होती है, अल्फा का फर्ज है अपनी ओमेगा की हर एक इच्छा को पूरी करना। पर फिर भी अगर ओमेगा ओमेगा कैपेबल होगी ना, तो वो किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। उसे जो करना होगा, जैसा करना होगा, वो खुद अपने पैसों से कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि गलत है अल्फा के पैसे यूज़ करना, पर इतना ही सही है कि ओमेगा अपने खुद की कमाई को यूज़ करें। दोनों ही चीज़ सही है। और दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को कम्फर्ट दें, वही सही मायना है रिश्तों के। बाहर की दुनिया जो चाहे वो करे, पर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर के बच्चे इस चीज़ों से इफ़ेक्ट हों। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बड़े हो तब ओमेगास को कुछ ना समझो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों बड़े हो तो ओमेगा की रिस्पेक्ट करो, उसकी केयर करो, उनको प्रोटेक्ट करो, हर बुरे अल्फा से प्रोटेक्ट करो और हर एक को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखो। वो तीनों बच्चे इस बात को समझते हैं और अपने बाबा को गले लगा लेते हैं। दूर से ही विंग और यान ये सब देख रही थी। विंग कहता है, काश कि मेरे बाबा ने भी मुझे ये सब सिखाया होता, मुझे बेचा ना होता, बोझ ना समझा होता। यानली कहती है, हमारे बाबा को तो हम बोझ थे, उन्होंने हमें बेच दिया, किसी ने दावरी के नाम पे तो किसी ने ऐसे ही, जो भी है। पर हमारा दूसरा परिवार तो अच्छा है और वो दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पे लानी और लानपुर दोनों ही एक दूसरे के साथ किसी छोटी-सी बात पे झगड़ा कर रहे थे और लानी डोमिनेट हो रही थी और लानपुर उसके सामने सबमिसिव हो रहे थे। विंग कहता है, सच में हमारे नसीब अच्छे थे कि हम ऐसे परिवार में आए। तब यानली कहती है, शायद हाँ, हमारे सच में बहुत अच्छे अच्छे नसीब थे, जो हमें ऐसा अल्फा और ऐसा परिवार मिला और ऐसे बच्चे मिले। तब विंग भी हाँ कहता है और वो दोनों भी अपने परिवार के उस फैमिली हग में चले जाते हैं। जैसे ही विंग और यानली दोनों ही यहाँ फैमिली हग में आ जाते हैं, जहाँ पे वांगची, लानसीचेन, आयुआन, शुशोई और फई थे लानफई। उसको इस तरीके से देख के लानी कहते हैं, "क्यों? हमें क्यों भूल गए? हम भी हैं, आप लोगों की फैमिली।" और वो दोनों भी आ जाते हैं। और इसी एक फैमिली हग के साथ ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ पसंद आती भी है या नहीं, क्योंकि मुझे कोई आंसर नहीं मिलता है। जो भी है, मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना, पर हाँ, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफ़ेशनल स्टोरी टेलर नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक राइटर हूँ और मैं जब भी स्टोरी टेलिंग करती हूँ ना, एक राइटर की नज़र से ही करती हूँ और मैं आप लोगों को शायद वो सैटिस्फैक्शन नहीं दिला पा रही हूँ, जो आपको चाहिए। अगर ऐसा है, तो प्लीज़ मुझे बताओ। और हाँ, एक कॉम्पिटिशन की स्टोरी थी, तो यहाँ पे रिज़ल्ट लाइक पे आता है। तो प्लीज़ हो सके तो लाइक करना और मेरी हिम्मत थोड़ी-सी बढ़ा देना, क्योंकि सच में मैं अभी डिमोटिवेटेड हूँ। मैं अभी डिमोटिवेटेड हो चुकी हूँ। जो भी हो, जाने दो वो बातों को। ओके, ठीक है? आप लोग हैप्पी रहना, खुश रहना और सबको बाय।